माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम करता हूं मैं भारत पंचाली और केमिस्ट्री गुरुजी अगेन आप सबका एक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो में। तो आज हम लोग एनसीईआरटी का निचोड़ पढ़ने वाले हैं ऑफ द चैप्टर डी एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट्स। तो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री क्लास 12th का फर्स्ट चैप्टर है ये। और भाई आपको पता है एनसीईआरटी से ही नीट में क्वेश्चन आते हैं, जेई में क्वेश्चन आते हैं, सीयूटी में, बोर्ड्स में, और जो भी इसके मेन पॉइंट्स है वो सारे के सारे कवर कर लिए हैं। और जितने भी इन टेक्स्ट क्वेश्चन आएंगे वो सारे कवर करते चलेंगे, तो आपको बहुत कॉन्फिडेंस आएगा फॉर श्योर। एक रिक्वेस्ट करूंगा कि आप एनसीईआरटी की बुक अगर आपके पास है तो उसको लेके बैठो, हाईलाइटर लेके बैठो, उसको हाईलाइट करते चलना, ठीक है। साथ में थोड़े थोड़े नोट्स बनाते चलना, वाइब्स आएंगी, है ना। एनसीईआरटी पढ़ने में मजा तभी आता है अगर साथ में कोई पढ़ाने वाला हो। इसके अलावा मैंने इस चैप्टर के 30 मिनट रिवीजन वीडियो बना दिया, वन शॉट भी बना दिया, शॉर्ट नोट्स बना दिए पीवाई के, बाकी नए वन शॉट आने वाले हैं बहुत बढ़िया वाले। इस लेक्चर के नोट्स आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएंगे जो कि भारत पंचाल सर के नाम से है। और जो बच्चे इंस्टाग्राम पर हैं, भारत पंचाल 92 मेरा इंस्टाग्राम हैंडल है, उधर आप मुझे फॉलो कर सकते हो, मैसेज कर सकते हो, उधर मैं हर एक मैसेज का रिप्लाई भी करता हूँ, है ना। और व्हाट्सएप चैनल है केमिस्ट्री गुरुजी के नाम से, आप उसे भी ज्वाइन कर लीजिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले अगर मैं बात करूँ, कुछ elements like iron, copper, silver and gold are among the transition elements that have played important role in development of human civilization, है ना। ह्यूमन सिविलाइजेशन की डेवलपमेंट में कुछ आयरन, कॉपर बहुत ही फेमस मेटल हैं, सिल्वर एंड गोल्ड। इसके अलावा थोरियम, यूरेनियम, ये सब ऐसे हैं जो आजकल के टाइम में न्यूक्लियर एनर्जी का बहुत बड़ा सोर्स है ना। ये पीए होता है, प्रैक्टेटियम ऐसे करके इसका नाम होता है। तो इस चैप्टर में हम क्या पढ़ेंगे, सबसे पहले पोजीशन पढ़ेंगे डी एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट्स की। उसके बाद इनके कुछ प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे डी ब्लॉक एलिमेंट्स की, एफ ब्लॉक एलिमेंट की। डी ब्लॉक एलिमेंट का दूसरा नाम होता है ट्रांजिशन और एफ ब्लॉक एलिमेंट्स का दूसरा नाम होता है इनर ट्रांजिशन, है ना। इसके बाद इनकी बहुत सारी प्रॉपर्टीज देखने वाले हैं, ऑक्सीडेशन स्टेट, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। इसके बाद KMnO4 K2Cr2O7 रहेगा। एफ ब्लॉक के बारे में डिस्कस करेंगे। तो चलिए, पीरियोडिक टेबल आई होप आप सब ने देखी हुई है। पीरियोडिक टेबल कुछ इस तरह से होती है ना, कुछ इस तरह से हमारी पीरियोडिक टेबल होती है। और यहाँ पर ये हमारा एस ब्लॉक है, ये हमारा पी ब्लॉक है, ये हमारा बिल्कुल मिडल में एस ब्लॉक और पी ब्लॉक के मिडल में डी ब्लॉक होता है। और पीरियोडिक टेबल के बिल्कुल बॉटम में, जिसको अलग ही कर दिया गया है, वो हमारा एफ ब्लॉक होता है। और अगर मैं बात करता हूँ पी ब्लॉक कहाँ से, सॉरी डी ब्लॉक कहाँ से कहाँ है, ग्रुप 3 से लेकर ग्रुप 12 तक हमारा पी ब्लॉक होता है। और ग्रुप जो एफ ब्लॉक है बेटा, ये 3 माना जाता है, थर्ड ग्रुप का, क्योंकि इसको पीरियोडिक टेबल में जगह नहीं दी गई है, पीरियोडिक टेबल से बाहर है, तो हम इसको ग्रुप 3 का एलिमेंट मान लेते हैं। डी ब्लॉक ऑफ द पीरियोडिक टेबल कंटेन्स द एलिमेंट ऑफ ग्रुप 3 टू ग्रुप 12। और इनको बोलते क्या है, ट्रांजिशन एलिमेंट एंड इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स बोलते हैं। डी ब्लॉक की अगर मैं बात करता हूँ तो डी ब्लॉक की इस तरह से डी ब्लॉक है ना, इस तरह से हमारा डी ब्लॉक है। वैसे तो इस तरफ हमारा एस ब्लॉक भी बना होता है कुछ इस तरह से, है। ये हमारा पी ब्लॉक बना होता है, ये हमारा एफ ब्लॉक बना होता है। तो यहाँ पर जो डी ब्लॉक की 4 सीरीज होती हैं, 3D सीरीज, 4D सीरीज, 5D सीरीज, 6D सीरीज। 3D सीरीज कहाँ से कहाँ तक होती है, स्कैंडियम से लेकर जिंक तक। 4D सीरीज कहाँ तक होती है भाई हमारी, इटेरियम से लेकर कैडमियम तक, ठीक है। 5D सीरीज में लैंथेनम होता है, फिर एक ब्रेक आता है, फिर होफमैनियम से लेकर मर्करी तक होती है, या हैफियम तक। 6D सीरीज की अगर मैं बात करूँ तो पहले एक्टिनम आता है और उसके बाद रदरफोर्डियम टू कॉपरनीशियम होता है। और अगर मैं एफ की बात करूँ, एफ की हमारे पास 2 सीरीज होती हैं, 4F सीरीज जिसको हम लेंथेनॉइड सीरीज भी बोलते हैं, और एक होता है 5F जिसको हम एक्टिनॉइड सीरीज भी बोलते हैं। 4F सीरीज कहाँ से कहाँ तक होती है भाई, सीरियम से लेकर लुटेटियम तक होती है। और जो 5F सीरीज होती है वो थोरियम से लेकर लोरेंशियम तक होती है। अगर मैं डी ब्लॉक की बात करूँ तो डी ब्लॉक के टोटल 40 एलिमेंट्स माने जाते हैं और एफ ब्लॉक के टोटल 24 एलिमेंट्स माने जाते हैं। उन्हीं के बारे में हमने पढ़ना है, डिस्कस करना है। Originally, the name transition metal was derived from the fact that their chemical properties were transition between those of S and P block element। देखो सबसे लेफ्ट में हाँ, लेफ्ट में S ब्लॉक होता है, बिल्कुल राइट में P ब्लॉक होता है और बीच में D ब्लॉक होता है। तो S और P के बीच का जो ट्रांजिशन शो करता है वो ट्रांजिशन मेटल शो करते हैं। बट अब उस मीनिंग का कुछ सेंस नहीं है। आजकल हम ट्रांजिशन मेटल किसे कहते हैं, ट्रांजिशन मेटल्स आर डिफाइंड एज मेटल्स विच हैव इनकम्प्लीट डी सबशेल। फोकस कीजिए, इनकम्प्लीट डी सबशेल, या हम लोग एक वर्ड यूज करते हैं विच हैव पार्शियली फील्ड डी सबशेल, ठीक है, जिसका डी ऑर्बिटल पार्शियली फील्ड होगा, जिसके डी सबशेल में कुछ ना कुछ कमी होगी, ठीक है। और यहां पर किस में हो सकता है, इन देयर न्यूट्रल एटम और इन देयर आयंस, चाहे उनकी ग्राउंड स्टेट हो, चाहे उनकी कोई भी कॉमन
ऑक्सीडेशन स्टेट हो, एक्साइटेड स्टेट हो, उसका डी ऑर्बिटल पार्शियली फिल्ड होना चाहिए, उसके डी ऑर्बिटल में कुछ ना कुछ कमी होनी चाहिए। अगर डी ऑर्बिटल में कुछ ना कुछ कमी है तो उसे आप लोग ट्रांजिशन मान सकते हो, और अगर डी में कमी नहीं है तो आप उसे ट्रांजिशन नहीं मान सकते, है ना। जिंक, कैडमियम एंड मर्करी ऑफ ग्रुप 12 हैव फुल D10 कॉन्फ़िगरेशन। अगर डी ब्लॉक में मैं कुछ एलिमेंट्स की बात करूं, जैसे जिंक हो गया, कैडमियम हो गया, मर्करी हो गया, ये ग्रुप 12 के एलिमेंट है और इनकी कॉन्फ़िगरेशन होती है D10। देखिए ट्रांजिशन उसको मानेंगे जिसके डी में कुछ कमी हो, बट इनका डी फुली फिल्ड होता है तो इनको कभी भी ट्रांजिशन कंसिडर नहीं किया जा सकता। लिखा भी गया है, दीज आर नॉट रिगार्डेड एज ट्रांजिशन एलिमेंट्स। क्लियर है। आगे मूव करते हैं। वेरियस प्रीसियस मेटल्स सच एज सिल्वर, गोल्ड एंड प्लेटिनम एंड इंडस्ट्रियली इंपॉर्टेंट मेटल्स लाइक आयरन, कॉपर एंड टाइटेनियम बिलोंग टू ट्रांजिशन मेटल सीरीज। ये हम ऑलरेडी देख चुके हैं। आगे बढ़ते हैं भाई। तो सबसे पहले पोजीशन की बात करें, डी ब्लॉक कहां पर है, बिटवीन एस एंड पी ब्लॉक में मिलता है ना। और डी ब्लॉक ऑफ द डी ब्लॉक ऑर्बिटल जो होता है ऑफ द पेनल्टीमेट एनर्जी लेवल। अब यहां पर समझिए कि कुछ लेवल होते हैं, जैसे एक वैलेंस शेल का होता है या वैलेंस लेवल होता है। वैलेंस लेवल, वैलेंस का मतलब क्या होता है बेटा, आउटर मोस्ट। वैलेंस का मतलब होता है आउटर मोस्ट। इसको हम लोग एन से रिप्रेजेंट करते हैं और ये यूज किया जाता है फॉर एस एंड पी। एक होता है पेनल्टीमेट। पेनल्टीमेट का मतलब क्या होता है, लास्ट बट वन, है ना। लास्ट बट वन मतलब लास्ट से एक पहले वाला। ये यूज किया जाता है फॉर डी। अगर डी ब्लॉक का कोई भी एलिमेंट है उसमें लास्ट इलेक्ट्रॉन डी ऑर्बिटल में एंटर करेगा, और डी ऑर्बिटल में अगर कभी भी इलेक्ट्रॉन एंटर करेगा तो वो लास्ट में एंटर नहीं करेगा, लास्ट से कम में एंटर करेगा। ठीक है, अगली बात करो। हमारे पास एक होता है एंटी पेनल्टीमेट लेवल। एंटी पेनल्टीमेट का मतलब क्या होता है, लास्ट बट टू, लास्ट से दो पहले, जैसे एन लास्ट है उससे दो पहले। और ये यूज किया जाता है एफ ब्लॉक के एलिमेंट्स के लिए। एफ ब्लॉक का जो भी एलिमेंट होगा उसमें इलेक्ट्रॉन एंटर करेगा एंटी पेनल्टीमेट लेवल में। डी ब्लॉक का कोई भी एलिमेंट होगा उसमें इलेक्ट्रॉन एंटर करेगा पेनल्टीमेट लेवल में। क्लियर है। और यहां पर आप ध्यान से फोकस कीजिए तो आपको जनरल कॉन्फ़िगरेशन दे रखी है किसकी, डी ब्लॉक एलिमेंट की। बेटा पूछा जा सकती है आपसे, यहां पर क्या होती है, n-1 d 1 to 10 ns 1 to 2, n-1 d 1 to 10 एंड ns 1 to 2। एक एक्सेप्शन है, एक्सेप्ट पैलेडियम। आपसे पूछा जाए कि कौन सा ऐसा एलिमेंट है डी ब्लॉक में भाई जिसकी s 0 है, तो पैलेडियम है। पैलेडियम का क्या होता है, ns 0 और n-1 d 1 to 10, मतलब आप कर सकते हो, या फिर सिंपल याद रखो कि इसके पास ns 0 होता है। एक्सेप्ट फॉर पैलेडियम वेयर इट्स इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इज 4d10 एंड 5s0 होता है। क्लियर है। अच्छा एक बात जरूर याद रखिए, है ना, आपको कुछ प्रॉपर्टीज बहुत खास देखने को मिलेंगी। वो क्यों खास देखने को मिलती हैं, वेरी लिटिल एनर्जी डिफरेंस बिटवीन n-1 d एंड ns ऑर्बिटल। जो n-1 d है एंड जो ns है उनके अंदर क्या होता है, लिटिल एनर्जी डिफरेंस होता है। एनर्जी का जो डिफरेंस है वो बहुत कम है भाया। ठीक है, आगे मूव करते हैं। हाफ एंड कंप्लीटली फील्ड सेट ऑफ ऑर्बिटल्स आर रिलेटिवली मोर स्टेबल। अगर मैं डी की बात करूं, डी बहुत ज़्यादा स्टेबल हो जाएगा D10 में। इसके अलावा डी बहुत ज़्यादा स्टेबल हो जाएगा D5 में। सिमिलरली एफ की बात करूं तो एफ बहुत ज़्यादा स्टेबल हो जाएगा 14 में, क्योंकि एफ फुली फील्ड हो जाता है जब F14 होते हैं, या फिर F7 में भी ये बहुत स्टेबल हो जाता है भाई, है ना। अब जैसे एक्सेप्शन की बात करें तो क्रोमियम है। क्रोमियम की अगर मैं कन्फिग्रेशन करना चाहूँ तो वो 3d4 4s2 बन रही है ना, अगर रूल्स के अकॉर्डिंग चलें, बट इसकी कन्फिग्रेशन होती है 4s1 3d5। सिमिलरली अगर मैं बात करता हूं कॉपर की कॉन्फ़िगरेशन 4s2 3d9 बनती है, बट क्योंकि D10 स्टेबल है तो D एक इलेक्ट्रॉन S में से ले सकता है, और क्योंकि इनका एनर्जी गैप ज़्यादा नहीं है तो इजीली इलेक्ट्रॉन शिफ्ट मार जाते हैं S से D में। तो S में जो दो इलेक्ट्रॉन होने चाहिए थे वो दो, एक इधर चला गया है। क्लियर है। अब जैसे कुछ एलिमेंट्स हैं यार, यहाँ पर हमारे पास ये 3D सीरीज है। 3D सीरीज को आप कैसे याद रख सकते हो, सुनो। अच्छा एक और रिक्वेस्ट करूंगा कि आपको, ऑब्वियसली आप लोग आजकल के बच्चे तो आपको इससे ज़्यादा अच्छी ट्रिक पता होंगी, आपके स्कूल में भैया दीदी ने ट्यूशन, या फिर तुम बैक बेंचर भी होंगे तो बैक बेंचर वालों का दिमाग बहुत चलता है, तो आपको भी कोई भी अच्छी ट्रिक पता है तो आप कमेंट सेक्शन में बता देना, अगली वीडियो में मैं उसको यूज़ करूँगा। तो 3D सीरीज को याद रखने की ट्रिक क्या रहेगी, सुनो, तुम विवाह कर लो मुझसे, फिर कोई नहीं कहेगा जानू। यहाँ पर सेकंड जो सीरीज है, या फिर इसको हम लोग 4D सीरीज की बात करें, यारी जरा निभाना मौत तक। अगर यारी निभानी है तो मौत तक निभाओ, रुकावटें राह में पड़े अगर कभी। अगर कभी राह में रुकावट आ गई, लाइफ में प्रॉब्लम्स आ गई, तो यारी को मौत तक निभाना। उसके बाद ला हफ्ता वीकली रे, ओसामा गया ईरान, पाकिस्तान और हांगकांग। या फिर ला हफ्ता वरना रे, उसकी इधर पिटाई और होगी। इधर हफ्ता लिया वरना उसकी पिटाई होने वाली है। इसके बाद एंशियंट
RD शर्मा की बुक हैज मोस्ट डिफिकल्ट रीजनिंग कंसेप्ट, ऐसे हो सकता है। या फिर ऐसी रफ्तार दबाकर सगुन भागी हंस मत दस दे राहुल उसे, या राहुल देख ले कार्टून नेटवर्क, कुछ भी, ये इतनी फनी नहीं है, मुझे ये ज़्यादा अच्छी लगी। एंशियंट RD शर्मा बुक हैज़ मोस्ट डिफिकल्ट रीजनिंग क्वेश्चन। बाकी आप लोगों में से अगर कोई चिट्ठी बताएगा तो उसके मैं कमेंट को पिन कर दूंगा। तो मैंने यहाँ पर ना कुछ हाईलाइट किए हैं। मैंने हाईलाइट किसको किया, देखो यार जनरल सी बात ये है कि एस में 2 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए, है ना, जनरली आपको दिखेगा भी एस में हर जगह 2 ही इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। बट कुछ स्पेशल केस है, जैसे यहाँ पर आप ध्यान दो, ये क्रोमियम जो है ना, क्रोमियम के एस में 1 है, कॉपर के एस में 1 है, या फिर ये, इसमें तो सारे ही एक्सेप्शनल है, सिर्फ सही तो YZR CD है, ठीक है। बाकी यहाँ पर PTAU है जहाँ के एस में 1 है, बाकी सब में सही है, और यहाँ पर RG है। तो सबसे ज़्यादा एक्सेप्शनल कन्फिग्रेशन आपको 4D में देखने को मिलती है। इसमें एक्सेप्शन मत देखो, इसमें सही देख लो। और PD याद रखना, मैंने PD को ग्रीन से हाईलाइट किया कि इसमें एस में 0 होता है, ठीक है बेटा। ये एक्सेप्शनल केस ऑफ इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन है। आपसे मोस्टली जो क्वेश्चन पूछे जाएंगे वो पूछे जाएंगे सिर्फ और सिर्फ 3D सीरीज से, बट स्टिल मैं आपको रिकमेंड करूँगा क्योंकि NCERT की बुक में दे रखे हैं तो आप इनको भी देख लेना। पैलेडियम का 0 होता है और बाकी सब में S1 होता है। इसमें अगर आप 5D सीरीज में जाते हो, प्लेटिनम और जो गोल्ड है उसके एस में 1 होता है, और जो लास्ट है उसमें सिर्फ RG के एस में 1 होता है, बाकी सब सही केसेस होते हैं। आगे बात करते हैं, तो कन्फिग्रेशन आप लोगों ने देख ली, जिंक, कैडमियम, मरकरी एंड CN का मतलब होता है कॉपरनीशियम। इनकी अगर आप कन्फिग्रेशन करोगे तो NS2 N-1D10 है। इन सब के केस में देखो, जैसे जिंक है, ये कैडमियम है, ये मरकरी है, ये कॉपरनीशियम है, इन सब के D में कितना है भाई, 10 है। और जब D में 10 है तो आप N-1D10 कर सकते हो, ठीक है। एंड दे आर नॉट रिगार्डेड एज ट्रांजिशन एलिमेंट। क्यों? बिकॉज दे हैव कंप्लीटली फील्ड इन द ग्राउंड स्टेट एज वेल एज इन देयर कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट। इनका डी ऑर्बिटल फुली फील्ड रहता है। आगे मूव करते हैं, और डी ब्लॉक एलिमेंट्स की कुछ प्रॉपर्टीज है जो हम लोग पढ़ने वाले हैं, आगे पढ़ेंगे, बहुत डिटेल में पढ़ेंगे। जैसे वैरायटी ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं, कलर्ड आयन बनाते हैं, कॉम्प्लेक्स फॉर्म करते हैं, है ना, और कैटालिटिक प्रॉपर्टी होती है, इनका पैरामैग्नेटिक बिहेवियर होता है, वो सब हम लोग आगे देखने वाले हैं। जैसे सबसे पहला क्वेश्चन पूछा गया है, ऑन व्हाट ग्राउंड कैन यू से दैट स्कैंडियम इज अ ट्रांजिशन एलिमेंट बट जिंक इज नॉट। देखिए ट्रांजिशन किसे कहते हैं, विच है पार्शियली फील्ड ऑर्बिटल। अगर आप स्कैंडियम की कन्फिग्रेशन करोगे तो क्या आएगी, 4s2 3d1, है ना, इसके डी में कुछ ना कुछ कमी है। ऑन दी अदर हैंड अगर आप जिंक की बात करते हो तो जिंक क्या आ जाएगा, जिंक आ जाएगा 4s2 3d10, इसका डी जो है फुली फील्ड है, लिखा भी यही गया है। जिंक एटम हैज कंप्लीटली फील्ड ऑर्बिटल इन इट्स ग्राउंड स्टेट एज वेल एज इन इट्स ऑक्सीडाइज्ड स्टेट, हेंस इट इज नॉट रिगार्डेड एज ट्रांजिशन एलिमेंट। और अगर आप बात करते हो ब्रो स्कैंडियम की, स्कैंडियम के पास क्या है, D1 है, D1 है तो पार्शियली फील्ड ऑर्बिटल है। सिल्वर एटम हैज अ कंप्लीटली फील्ड ऑर्बिटल 4d10 इन इट्स ग्राउंड स्टेट, हाउ कैन यू से दैट इट इज अ ट्रांजिशन एलिमेंट। देखो यार ये हमारे पास रहा सिल्वर, ये D10 है और ये 1 है। अगर मैं इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट कर देता हूँ सिल्वर की +2, Ag की अगर मैं +2 ऑक्सीडेशन स्टेट करूँ तो इसका हो जाएगा 4s0 और 3d9। डी में 10 के अलावा अगर कुछ भी हो जाए तो वो ट्रांजिशन एलिमेंट कंसीडर किया जाता है। तो इसके डी में 9 है, यानी कि इसके डी में कुछ ना कुछ कमी है, और जब डी में कुछ ना कुछ कमी है तो हम बोलेंगे कि भाई ये हमारे पास क्या है, एक ट्रांजिशन एलिमेंट है। गेटिंग माई पॉइंट और नोट, आई होप तो आप समझ रहे हो मेरी बात। उसके बाद डी ब्लॉक एलिमेंट्स की प्रॉपर्टीज की बात करते हैं। तो डी ब्लॉक के एलिमेंट्स देखो 4 ब्लॉक हैं, S ब्लॉक, P ब्लॉक, D ब्लॉक एंड F ब्लॉक। सारे ब्लॉक में आपको मेटल्स देखने को मिलते हैं, बट सबसे बढ़िया जो मेटल देखने को मिलते हैं वो सिर्फ और सिर्फ कहाँ देखने को मिलते हैं, डी ब्लॉक के अंदर। एक बदतमीज है इधर मरकरी, मरकरी इज द ओनली मेटल विच एग्जिस्ट इन लिक्विड स्टेट। अगर आप उसको छोड़ दो तो सारी मेटल बहुत अच्छी हैं, बहुत अच्छी हैं। लिखा भी गया है नियरली ऑल दी ट्रांजिशन एलिमेंट्स डिस्प्ले टिपिकल मेटेलिक प्रॉपर्टीज, जैसे हाई टेंसाइल स्ट्रेंथ, डक्टिलिटी, मालिएबिलिटी, हाई थर्मल एंड इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी, मेटेलिक लस्टर होता है। और थोड़े से एक्सेप्शन कौन से हैं, जिंक, कैडमियम, मरकरी, मैग्नीज भी एक्सेप्शनल केस है। दे हैव 1 और मोर ट्रिपिकल मेटालिक स्ट्रक्चर एट नॉर्मल टेम्परेचर, ठीक है। अच्छा यहाँ पर मैंने कुछ मेटालिक स्ट्रक्चर लिखे हैं यार, इनको देख लेना एक बार। अब मेटल है तो उनके मेटालिक स्ट्रक्चर भी होंगे। HCP का मतलब होता है हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग, जो बच्चे स्टेट बोर्ड के वो रिलेट कर पाएंगे। ये जो स्ट्रक्चर है ये आप सॉलिड स्टेट में पढ़ते थे, अब वो टॉपिक डिलीट हो चुका है, तो वैसे ओवरव्यू देख लेना, है ना। BCC का मतलब होता है बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक, ठीक है। और भाई साहब और क्या है, HCP के बाद CCP का मतलब होता है क्यूबिक क्लोज पैकिंग, बस यही है ना। तो इसने क्या बोला है कि जिंक, कैडमियम, मरकरी और कॉपरनीशियम जो है इनके एक से ज़्यादा स्ट्रक्चर है, जैसे जिंक, कैडमियम, मरकरी
और इसके अलावा है मैग्नीज, इनके एक से ज़्यादा हैं, वरना बाकी सबका क्या होता है भाई, सिंगल सिंगल ही स्ट्रक्चर मान के चलना है आप लोगों ने। अच्छा ये जो पहले पहले क्या है भाई, जस्ट अ मिनट, ठीक है, मैंने इसको ऐसे बनाया है। इनका जो है पहले दो है, इनका HCP मेन है, ब्रैकेट में BCC लिख सकते हो, अगले दो का BCC फिर HCP फिर CCP और लास्ट HCP। स्टार्टिंग दो HCP फिर दो BCC फिर दो HCP फिर तीन CCP और फिर लास्ट HCP स्ट्रक्चर। HCP मतलब हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग। रिपीट कर रहा हूँ, HCP स्ट्रक्चर है, फिर अगले दो का BCC है, फिर HCP BCC HCP फिर तीन CCP और फिर HCP। इसको लिखना चाहो ऐसे लिख लो, एक है HCP, एक है BCP, एक है HCP, फिर है CCP और फिर है HCP। पहले HCP दो, फिर BCC दो, फिर HCP दो, फिर CCP तीन, फिर HCP एक। इसको आराम से देख लेना कि हाँ ये स्ट्रक्चर होते हैं। अगर आपसे कोई पूछे भाई निकल का बताओ, तो निकल आपको पता है 8th नंबर पे एलिमेंट है, तो 8th नंबर पे एलिमेंट है तो कहाँ जाएगा, 2 2 4 2 6 और इसमें जाएगा, यानी कि आप बोल दोगे कि निकल का जो स्ट्रक्चर होता है वो CCP होता है। आज तक नहीं पूछा गया बट आपको नॉलेज के लिए याद होना चाहिए। आगे मूव करते हैं। तो सबसे पहली प्रॉपर्टी जो यहाँ पर दी गई है, अब मेटल है तो हम डिस्कस करते हैं इनके मेल्टिंग पॉइंट को। देखिए, द ट्रांजिशन मेटल विद द एक्सेप्शन ऑफ जिंक, कैडमियम एंड मर्करी आर वेरी हार्ड एंड हैव लो वोलेटिलिटी, मतलब इन वोलेटाइल नेचर नहीं होते, इनके वेपर्स नहीं बनते। आप गर्म करोगे तो ऐसा नहीं है कि ये बहुत इजीली आप इनको तोड़ सकते हो, बहुत हार्ड मेटल है और इनका मेल्टिंग पॉइंट बहुत हाई होता है। द हाई मेल्टिंग पॉइंट ऑफ दीज मेटल्स आर एट्रीब्यूटेड टू द इन्वॉल्वमेंट ऑफ ग्रेटर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम n-1d इन एडिशन टू ns इलेक्ट्रॉन। मैंने आपको बोला था n-1d और जो ns है उनका एनर्जी गैप लिटिल है, इसकी वजह से वो इकट्ठे ही बॉन्ड फॉर्मेशन में पार्टिसिपेट करते हैं, जहां भी बॉन्डिंग होती है वो इकट्ठे ही जाते हैं, ठीक है, इन द इंटरएटॉमिक मेटालिक बॉन्डिंग। और D5 एक्सेप्ट फॉर एनोमलीज वैल्यूज ऑफ मैग्नीज एंड टेक्नीशियम एंड फॉल रेगुलरली एज द एटॉमिक नंबर इंक्रीज। देखो पहले जो है वो इंक्रीज करता है, मेल्टिंग पॉइंट इंक्रीजेज। सर क्यों इंक्रीज करता है, कॉज नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन जो है बेटा वो इंक्रीज कर रहे हैं, नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन जो है वो इंक्रीज करेंगे, और जब नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन इंक्रीज करेंगे तो मेल्टिंग पॉइंट भी क्या होगा, इंक्रीज करेगा। फिर आपको एक सॉलिड डिप दिखाई देता है मैग्नीज के केस में एंड टेक्नीशियम के केस में, एक डिप आता है। डिप क्यों आता है, कोई इनके पास जो है D5 कॉन्फ़िगरेशन है, और D5 कॉन्फ़िगरेशन जो होता है वो एग्जैक्टली हाफ फील्ड स्टेबल होती है। इसके बाद आप फिर क्या करोगे, इसके बाद आप लोग अगर सीरीज में आगे बढ़ते हो तो आपको एक डिक्रीज दिखाई देगा। अब इसके आगे आपको डिक्रीज क्यों दिखाई देगा, बिकॉज नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन डिक्रीज हो रहे हैं। याद रखिए अगर नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन घटेंगे, मेटालिक बॉन्ड की स्ट्रेंथ घटेगी, और मेटालिक बॉन्ड की स्ट्रेंथ घटेगी तो मेल्टिंग पॉइंट भी घटेगा। रिपीट कर रहा हूं, नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन बढ़ेंगे तो मेटालिक बॉन्ड बढ़ेगा, मेटालिक बॉन्ड बढ़ेगा, स्ट्रॉन्ग होगा तो मेल्टिंग पॉइंट भी बढ़ेगा। ये एक बात है, ठीक है। और ये ट्रेंड पूछा गया बेटा, ग्राफ सारे इंपॉर्टेंट होते हैं। देखो ये पहले बढ़ रहा है मेल्टिंग पॉइंट, क्यों बढ़ रहा है, बिकॉज नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन बढ़ रहे हैं। फिर मैग्नीज में एक डिप आया, ठीक है, फिर थोड़ा सा अप और उसके बाद डाउन ही होती चली गई है। इसके बाद नेक्स्ट हमारे पास इंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन होती है। इंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन इज जस्ट लाइक मेल्टिंग पॉइंट। मेल्टिंग पॉइंट में मेटल्स को मेल्ट करते हो, उनके एटम्स को दूर दूर करोगे, सेम एटमाइजेशन एनर्जी। एटमाइजेशन एनर्जी क्या होती है, एक सब्सटेंस को आप सॉलिड फॉर्म से किस फॉर्म में लेके जा रहे हो, गैसेस फॉर्म में लेके जा रहे हो। तो किसको मुश्किल है, अगर कहीं पर मेटालिक बॉन्ड स्ट्रॉन्ग है तो ऑब्वियसली बहुत स्ट्रॉन्ग है तो उसको तोड़ना बहुत मुश्किल होगा, वहां पर एटमाइजेशन एनर्जी भी बहुत ज्यादा होगी। और एटमाइजेशन एक एनर्जी एक बहुत डिफाइनिंग फैक्टर है। इलेक्ट्रोड पोटेंशियल बच्चों को इस चैप्टर में बहुत मुश्किल लगता है, तो उसमें एटमाइजेशन एनर्जी बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। क्या होता है एटमाइजेशन एनर्जी, सॉलिड से गैसेस फॉर्म में। ग्राफ देख लो भाई, अब देखो स्टार्टिंग में अनपेड इलेक्ट्रॉन बढ़ रहे हैं तो मेटालिक बॉन्ड स्ट्रॉन्ग है तो एटमाइजेशन एनर्जी बढ़ेगी। मैग्नीज के केस में डिप आया, फिर थोड़ा सा बढ़ा और वो डिक्रीज होने लगा, वही वाले केस है। ध्यान समझिए, ग्रेटर द नंबर ऑफ बैलेंस इलेक्ट्रॉन स्ट्रॉन्गर इज द रिजल्टेंट बॉन्डिंग, स्ट्रॉन्गर बॉन्ड होगा। सिंस द एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन इज एन इंपॉर्टेंट फैक्टर इन डिटरमाइनिंग द स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ अ मेटल, मेटल्स विद वेरी हाई एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन, उनका बॉन्डिंग पॉइंट बहुत ज्यादा होगा, टेंड टू बी नोबल इन देयर रिएक्शन। देखो अगर एक मेटल को रिएक्शन करवाना है तो रिएक्शन कैसे होगी, इसको सॉलिड से गैसेस फॉर्म में लेके जाना पड़ेगा। अब क्योंकि इसकी एटमाइजेशन एनर्जी बहुत ज्यादा है तो उसको हम गैसेस फॉर्म में ही लेके नहीं जा सकते। दैट्स वाई वो मेटल जो होती हैं जनरली नोबल होती हैं, उनको आप तोड़ ही नहीं पाते, वो जनरली रिएक्शन ही नहीं करती हैं, ठीक है। अच्छा, अब अगर आप बात करते हो, ये हमारे पास जो पहली सीरीज है 3D है, इसके बाद ये हमारे पास 4D है, ये हमारे पास 5D है, लिखा भी गया है। ये सीरीज 1 है 3D, ये 4D और 5D। अगर आप देखते हो इन मेटल्स को, इनका तो एटमाइजेशन एंथैल्पी और भी ज्यादा है,
और एटमाइजेशन इंथैल्पी बहुत ज़्यादा होने का मतलब क्या है कि इनका मेटालिक बॉन्ड बहुत स्ट्रॉन्ग है। गेटिंग माई पॉइंट। एटमाइजेशन एनर्जी या मेल्टिंग पॉइंट हाई होने का मतलब क्या है कि उनका मेटालिक बॉन्ड बहुत स्ट्रॉन्ग है। ये लिखा गया है सेकंड एंड थर्ड सीरीज हैव ग्रेटर इंथैल्पीज ऑफ एटमाइजेशन देन द कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट ऑफ द फर्स्ट सीरीज। अगर आप फर्स्ट सीरीज के एलिमेंट से कंपेयर करोगे तो इनकी एटमाइजेशन एनर्जी ज़्यादा ही है। ठीक है, इसका रीजन क्या है? ड्यू टू मच मोर फ्रीक्वेंट मेटल मेटल बॉन्डिंग इन कंपाउंड्स ऑफ हैवी ट्रांजिशन मेटल्स। ये जो बाद वाले एलिमेंट्स होते हैं ना, इनको हैवी ट्रांजिशन मेटल्स बोला जाता है। और क्योंकि इधर मेटालिक बॉन्ड बहुत स्ट्रॉन्ग है, दैट्स वाई इनकी इंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन भी बहुत ज़्यादा है। अब बात करते हैं वेरिएशन इन एटॉमिक साइज एंड आयनिक साइज। In general, ions of the same charge in a given series show progressive decrease in radius with increase in atomic number. This is because the new electron enters in d orbital each time the nuclear charge increases by unity. देखो, अगर आप किसी एक स्पेसिफिक आयनिक रेडियाई की अगर आप बात करोगे ना, आयनिक रेडियाई, ये तो आप कहीं भी बात कर लो, आयनिक रेडियाई क्या ट्रेंड फॉलो करता है? रेगुलर डिक्रीज होता है। सर ऐसा क्यों है? जैसे स्कैंडियम है, जैसे टाइटेनियम है, जैसे वेनेडियम है। मैं बात करता हूँ इनकी कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट +2 है। वैसे +2 नहीं होती, बट मैं मान लेता हूँ स्कैंडियम की +2 नहीं होती, फिर भी मान लेता हूँ। या चलो ठीक है यार, तुम्हारे दिल की तसल्ली के लिए मैं +3 मान लेता हूँ। स्कैंडियम का एटॉमिक नंबर 21 है, इसका एटॉमिक नंबर 22 है, इसका एटॉमिक नंबर 23 है। तो इसके पास इलेक्ट्रॉन्स कितने होंगे? 3+ यानी कि 3-, इसके पास इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे 18, इसके पास 19 और इसके पास हो जाएंगे 20। प्रोटॉन्स कितने हो जाएंगे बेटा? जितना एटॉमिक नंबर है 21, 22 और 23। प्रोटॉन देखो हर बार बढ़ रहा है, इलेक्ट्रॉन्स तो हमेशा, देखो इलेक्ट्रॉन्स तो बहुत कम है, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बहुत ज़्यादा, और जब इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बहुत ज़्यादा है तो वो इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा और साइज जो है वो डिक्रीज होता चलने वाला है। ठीक है, और यही है। उसके बाद है द रेडियाई ऑफ द थर्ड ट्रांजिशन सीरीज का मतलब है 5D आर वर्चुअली द सेम एज दोज ऑफ द कोरस्पॉन्डिंग मेंबर ऑफ द सेकंड। देखा गया सेकंड एंड थर्ड ट्रांजिशन सीरीज, या फिर कह लीजिए 4D एंड 5D सीरीज का जो साइज है वो लगभग सेम है। ऐसा हुआ क्यों? दिस फिनोमिना इज एसोसिएटेड विद द इंटरवेंशन ऑफ 4f ऑर्बिटल, क्योंकि यहां पर इनके बीच में 5D के स्टार्ट होने से पहले यहां पर इनके बीच में क्या आ गया भाई? 4f आ गया। और 4f में भी एक खास प्रॉपर्टी आ गई विच इज नोन एज लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन। इसको हम डिटेल में आगे भी पढ़ेंगे, बहुत डिटेल में टॉपिक जाएगा। और इसकी वजह से इनका जो साइज बन जाता है वो लगभग सेम सा बन जाता है। वरना ये होता है जब हम डाउन द ग्रुप कंपेयर करते हैं, जैसे 3D के किसी एलिमेंट को 4D से कंपेयर करोगे तो 4D वालों का साइज ज़्यादा होगा, 5D वालों का साइज ज़्यादा होना चाहिए, बट इनका साइज लगभग बराबर हो जाता है। और इसका रीज़न क्या है? लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन है भाई। ठीक है, अब बात आ जाती है एटॉमिक रेडियाई की। एटॉमिक रेडियाई का क्या ट्रेंड है भाई? वो तो बात होगी कौन सा रेडियाई? आयनिक रेडियाई, है ना। आयनिक रेडियाई रेगुलर डिक्रीज होता है। एटॉमिक रेडियाई का ट्रेंड देख लो, शायद आपको दिखाई भी दे रहा हो, ये है एटॉमिक रेडियाई का ट्रेंड। पहले क्या है? डिक्रीज है आयरन तक, फिर कोबाल्ट और निकल का लिटिल बिट सेम रहता है, और फिर कॉपर और जिंक में इस तरह से साइज जो है बेटा जी वो बढ़ जाता है। पहले क्या होगा? डिक्रीज, फिर सेम, और फिर क्या हो जाता है? इंक्रीज। अब आप पूछोगे कि सर ऐसा क्यों होता है? पहले डिक्रीज क्यों है? इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ रहा है। न्यूक्लियर चार्ज बढ़ रहा है तो वो इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा, और जब वो इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा तो साइज घटेगा। फिर बीच में क्या हो गया? शील्डिंग इफेक्ट राइज हो जाता है। शील्डिंग इफेक्ट क्या करता है? शील्डिंग इफेक्ट बाहर के इलेक्ट्रॉन्स को अंदर आने से रोकता है। जब हम मिड में पहुंचते हैं ना, शील्डिंग इफेक्ट आ जाता है, बाहर के इलेक्ट्रॉन को अंदर नहीं आने देगा, तो साइज क्या रहने लगेगा? सेम। और लास्ट में जब हम सीरीज के लास्ट में पहुंचते हैं तो बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स हो जाते हैं, तो उधर आपको इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन रिपल्शन देखने को मिलती है। ठीक है ना, और इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन रिपल्शन होगी तो साइज जो है बेटा जी वो बढ़ जाने वाला है। क्लियर है? ओके। बाकी आपको इंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन दे रखी है, लगभग रेगुलर सा ही ट्रेंड है ना। दिख रहा होगा आपको ट्रेंड कैसे है इंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन का। पहले बढ़ी, फिर क्या होगी भाई? घटी, फिर थोड़ा सा हाइक आया और फिर घटती चली गई। ठीक है, अब आपसे पूछा जाता है कई बार कि जिंक की इंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन इतनी कम क्यों है? क्योंकि जिंक के पास कोई अनपेड इलेक्ट्रॉन नहीं है। अनपेड इलेक्ट्रॉन नहीं है तो मेटालिक बॉन्ड वीक है, दैट्स वाई इसकी इंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन भी कम है। अगर मैं आयनिक रेडियाई मेटालिक रेडियाई की बात करूँ तो आप देखो ये लगभग क्या हो रहा है? रेगुलर सा डिक्रीज ही है। ठीक है, डेंसिटी की बात करें तो लेफ्ट राइट डेंसिटी एक ही प्रॉपर्टी है मुझे जो लग रहा है विदाउट एनी एक्सेप्शन चल रही है। एंड में थोड़ा सा घपला हुआ है, वरना डेंसिटी क्या होती है भाई? लेफ्ट राइट इंक्रीज करती है। क्यों सर लेफ्ट राइट इंक्रीज क्यों करती है? क्योंकि डेंसिटी क्या होती है? मास बाय वॉल्यूम। लेफ्ट राइट मास तो बढ़ेगा ही, वॉल्यूम कम ही होगा। तो मास बढ़ रहा है तो भी डेंसिटी बढ़नी चाहिए, वॉल्यूम कम हो रहा है तो भी डेंसिटी बढ़नी चाहिए। दोनों ही केस उसके लिए फेवरेबल है। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, वाई डू ट्रांजिशन एलिमेंट एग्जिबिट हायर इंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन? पढ़ लिया, अनपेड इलेक्ट्रॉन ये वो।
इन द सीरीज स्कैंडियम एंड जिंक द इंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन ऑफ जिंक इज द लोवेस्ट। क्यों होगी, अभी बताया है मैंने, क्योंकि इसके पास अनपेड इलेक्ट्रॉन होते हैं, मेटालिक बॉन्ड वीक होता है, दैट्स वाई इसकी एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन भी क्या होती है भैया, कम होती है। आई होप ये क्लियर होगा आप लोगों को। आप चाहो तो खुद से भी लिख सकते हो। बाकी आप ये बताना कि सबसे हाईएस्ट किसकी 3D सीरीज में एटमाइजेशन इंथैल्पी। चलो अगली प्रॉपर्टी पढ़ते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास आयनाइजेशन इंथैल्पी। अब ये आयनाइजेशन इंथैल्पी वाला क्या सीन है भाई, देयर इज एन, अच्छा आयनाइजेशन इंथैल्पी किसे कहते हैं, मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन। आपको सबसे बाहर का इलेक्ट्रॉन निकालना है, उस पे उसके लिए हमें जो एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है। अब आयनाइजेशन एनर्जी के 2-3 ट्रेंड होते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, आयनाइजेशन एनर्जी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एटॉमिक साइज। आयनाइजेशन एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। तीसरी बात, आयनाइजेशन एनर्जी जो है डिक्रीज करती है टॉप टू बॉटम, टॉप टू बॉटम। आयनाइजेशन एनर्जी इंक्रीज करती है एज वी मूव फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, जैसे जैसे हम लोग लेफ्ट टू राइट जाएंगे। और इसके अलावा आयनाइजेशन एनर्जी जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है टू स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन। ये सबसे डोमिनेटिंग फैक्टर है कि अगर कहीं पर स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन आ जाएगी तो वहां पर आयनाइजेशन एनर्जी जो है बढ़ जाएगी। ठीक है, तो देयर इज एन इंक्रीज इन आयनाइजेशन इंथैल्पी अलोंग ईच सीरीज। जैसे जैसे हम लेफ्ट टू राइट जाते हैं तो आयनाइजेशन एनर्जी बढ़ जाती है। क्यों बढ़ जाती है, ड्यू टू एन इंक्रीज इन इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। अब इसमें बहुत सारी बातें लिखी गई हैं। अब बहुत सारी बातों का सार वही है जो मैंने अभी आपको बताया है। अब आपको कुछ कुछ एक्सेप्शन देखने को मिलेंगे अलग अलग जगह पे। जैसे मैं आपसे पूछता हूं कि एक है Mn पॉजिटिव, एक है Cr पॉजिटिव। अब Mn पॉजिटिव और Cr पॉजिटिव है तो लेफ्ट टू राइट में मैग्नीज राइट में आ रहा है, तो मैग्नीज राइट में तो हमें लगेगा यार मैग्नीज की आयनाइजेशन एनर्जी ज्यादा होनी चाहिए। बट अगर आप मैग्नीज की कॉन्फ़िगरेशन देखोगे तो क्या हो जाएगी, 4s1 3d5, और ये क्या हो जाएगी 3d5 4s0। तो अब जो सेकंड इलेक्ट्रॉन निकालना रहेगा वो इसके मैग्नीज के निकलेगा 4s में से, और इसके निकलेगा 3d में से, और 3d में की भी स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन में से। तो इसमें से निकालना मुश्किल हो जाएगा, और यही आपको हर जगह देखने को मिलता है। इन जनरल द थर्ड आयनाइजेशन एंथैल्पी आर क्वाइट हाई। अगर मैं बात करता हूं 3D सीरीज की, है ना, शीला थी वेरी क्रेजी, वो सुनो तुम विवाह कर लो वाली सीरीज की, तो थर्ड इलेक्ट्रॉन अगर निकालना है तो वो जनरली डी में से निकलता है। 4s आउटर है, उसमें से इजीली निकल जाएगा, थर्ड हमेशा हाइयर रहेगी। ऑल्सो द हाई वैल्यू ऑफ थर्ड आयनाइजेशन एंथैल्पी ऑफ कॉपर, निकल एंड जिंक इंडिकेट व्हाई इट इज डिफिकल्ट टू ऑब्टेन ऑक्सीडेशन स्टेट ग्रेटर देन 2 फॉर दीज एलिमेंट्स। इवन जो एंड के एलिमेंट्स होते हैं उनमें 2 से ज्यादा ऑक्सीडेशन स्टेट पॉसिबल नहीं है। मैं आपको बात बोलूं कि 3D सीरीज की सबसे कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट जो है वो +2 है। ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है, चलो ये भी एक बार देख लेते हैं। ऑक्सीडेशन स्टेट को अगर मैं साधारण वर्ड में बोलूं क्या होती है ऑक्सीडेशन स्टेट, चार्ज अपीयर ऑन एटम्स इन अ मॉलिक्यूल। किसे कहते हैं ऑक्सीडेशन स्टेट, चार्ज अपीयर ऑन एटम्स इन अ मॉलिक्यूल। जैसे ZnO का ब्रेकअप करा दो तो Zn पे +2 चार्ज आ गया, ऑक्सीजन पे -2 चार्ज आ गया। अब ये जो चार्ज आया है +2, ये जो चार्ज आया है -2, ये चार्ज ही क्या है, इनकी ऑक्सीडेशन स्टेट है। अगर आप ऑक्सीडेशन स्टेट देखते हो तो यहाँ पर एक बात लिखी जाती है कि जो डी ब्लॉक के एलिमेंट्स होते हैं वो वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं, अलग अलग तरह की। क्यों शो करते हैं, ड्यू टू द पार्टिसिपेशन ऑफ N-1 D S एंड NS इलेक्ट्रॉन। जब मैंने चैप्टर स्टार्ट करवाया है तब मैंने आपको ये बात बोली है कि N-1 D एंड NS के इलेक्ट्रॉन के बीच में एनर्जी डिफरेंस बहुत कम होता है, और इस एनर्जी डिफरेंस कम होने की वजह से वो लगभग इकट्ठे ही पार्टिसिपेट करते हैं बॉन्डिंग के अंदर। अच्छा एक मैं बात बता देता हूं कि अगर आप मैग्नीज तक जाओगे तो मैग्नीज तक आप देखोगे कि ऑक्सीडेशन स्टेट बढ़ रही है, बट मैग्नीज के बाद आप लोग ऑब्जर्व करोगे कि लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट होती जा रही है, कम ऑक्सीडेशन स्टेट होती जा रही है। और जो यहां पर आपको एक्स्ट्रा डार्क दिख रहे होंगे कुछ पोर्शन, जैसे यहां पर बात करो इसका +4 है, इसका +5 है, इसका +6 है, इसका +7 है, तो यहां पर हाइयर ऑक्सीडेशन स्टेट स्टेबल होती जा रही है। बट अगर आप इधर जा रहे हो तो आप ऑब्जर्व कर रहे हो कि लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट स्टेबल होती जा रही है। अच्छा अगर आपसे कोई पूछे कि 3D सीरीज में कौन सा ऐसा ट्रांजिशन एलिमेंट है जो वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट शो नहीं करता, स्कैंडियम है। स्कैंडियम सिर्फ +3 शो करता है। ऑन दी अदर हैंड अगर आपसे कोई पूछे कि स्कैंडियम के अलावा कौन सा डी ब्लॉक एलिमेंट है जो वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट शो नहीं करता, जिंक। अगर आपसे पूछा जाए 3D सीरीज में ऐसा कौन सा एलिमेंट है जो +1 ऑक्सीडेशन स्टेट शो कर रहा है, वो है कॉपर। अगर आपसे पूछा जाए कि 3D सीरीज में
हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट कौन सा एलिमेंट शो करता है? दैट इज मैग्नीज, जो कि +2 से लेकर +7 तक शो करता है। और क्यों शो करता है? क्योंकि इसके पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स बहुत ज्यादा होते हैं। अच्छा, अर्ली इन द सीरीज स्कैंडियम 2 इज वर्चुअली नोन। बाकी अब देखिए स्कैंडियम 2, देखो बेटा ऑक्सीडेशन स्टेट आप कई सारे फैक्टर से बताओगे, स्कैंडियम 2 पॉजिटिव कुछ सेंस नहीं करता। अगर आप स्कैंडियम 2 पॉजिटिव करोगे, Ar18 4s0 3d1 है, बट अगर यही ऐसा हो जाए Ar18 4s0 3d0 हो जाए, है ना, एक नोबल गैस कन्फिग्रेशन हो जाएगी, तो इसके पास स्टेबिलिटी बहुत ज्यादा हो जाएगी, इसकी कुछ भी सेंस नहीं बन रही है। हाँ +2 हम ये कह सकते हैं क्योंकि ये पूरी की पूरी पीरियोडिक टेबल, पूरी की पूरी जो 3D सीरीज है वो +2 शो कर रही है, तो इसको भी कर लेना चाहिए। कई बुक्स में लिखा भी गया है, बट वैसे इसकी +3 ही पॉसिबल है क्योंकि उस टाइम इसके पास नोबल गैस कन्फिग्रेशन आ जाती है। अच्छा, टाइटेनियम 4 इज मोर स्टेबल देन टाइटेनियम 3 एंड टाइटेनियम 2। वही बात मैंने आपको बोली कि स्टार्टिंग वाले कोशिश करते हैं D0 तक जाने की, या फिर D5 D3, जैसे क्रोमियम D3 में बहुत स्टेबल हो जाता है, ठीक है। मैग्नीज अगर आप देखो D5 में बहुत स्टेबल हो जाता है, वरना सारे के सारे कोशिश करते हैं कि हम D0 में चले जाएं। अच्छा, आगे है द मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ रीजनेबल स्टेबिलिटी कोरस्पॉन्डिंग वैल्यू टू द सम ऑफ S एंड D इलेक्ट्रॉन। S और D के इलेक्ट्रॉन्स को जोड़ के ऑक्सीडेशन स्टेट निकाली जाती है अप टू मैग्नीज। और उसके बाद क्या हो जाता है भाई, डिक्रीज इन स्टेबिलिटी ऑफ हायर ऑक्सीडेशन स्टेट। तो आप देखोगे कि आयरन 2 और 3 शो कर रहा है, कोबाल्ट 2 और 3 शो कर रहा है, निकल 2 शो कर रहा है, कॉपर 1 और 2 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है, जिंक जो है 2+ ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है। आगे आ जाओ, तो आगे बात बढ़ाई गई है भाई। नेक्स्ट है, अच्छा लो ऑक्सीडेशन स्टेट भी बनती है इनकी। लो मतलब 0 तक भी ऑक्सीडेशन स्टेट हो सकती है। कब हो सकती है? व्हेन अ कॉम्प्लेक्स कंपाउंड हैज लिगेंड्स कैपेबल ऑफ पाई एक्सेप्टर कैरेक्टर। पाई एक्सेप्टर कैरेक्टर के बारे में ज्यादा आप लोग कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में पढ़ोगे। बाकी एक लिगेंड होता है कार्बोनिल, इसके अंदर पाई एक्सेप्टर होता है, ये सिग्मा और पाई बॉन्ड बनाता है, पहले इलेक्ट्रॉन देता है और फिर इलेक्ट्रॉन वापस भी ले लेता है कि हाँ आने दो भाई। तो यहाँ पर क्या हो जाता है, यहाँ पर जो डी ब्लॉक की मेटल्स होती हैं वो 0 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करती हैं। क्वेश्चन पूछा गया, नेम अ ट्रांजिशन एलिमेंट विच डजंट एग्जिबिट वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट। कौन सी ऐसी ट्रांजिशन एलिमेंट है जो वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट शो नहीं करती? तो स्कैंडियम है। Which of the 3D series of transition metal exhibit the largest number of oxidation state and why? ये मैं चाहता हूं आप लोग कमेंट सेक्शन में आंसर करो। अगला क्वेश्चन है, ट्रेंड इन M2 पॉजिटिव बाय M स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। इसको स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल भी बोलते हैं, और ये इससे बच्चे बहुत ज्यादा घबराते भी हैं। ये आपको स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल की टेबल दी गई है। इसमें ये है मेटल, टाइटेनियम, वैनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीज, और ये वैल्यू है -2, -1.5, -1, -0.5, 0। तो बहुत सारी वैल्यूज दे रखी हैं, बट अगर आप थोड़े से ट्रेंड को ऑब्जर्व करो तो आप ये ऑब्जर्व करोगे कि यार जो वैल्यूज हैं वो बढ़ रही हैं, है ना, माइनस कम होता जा रहा है, इट मींस वैल्यूज बढ़ रही हैं। तो हम यही बोलते हैं कि लेफ्ट टू राइट जाते हुए स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल या फिर स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल बढ़ता है। बट यहाँ पर 3 एक्सेप्शन है। पहला एक्सेप्शन है मैग्नीज में एक बहुत बड़ा डिप है, इसके अलावा जिंक में बहुत बड़ा डिप है, और कॉपर इज द ओनली एलिमेंट ऑफ 3D सीरीज विच शो पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट। बाकी इन सब की नेगेटिव है, सिर्फ कॉपर है जो कि प्लस वैल्यू शो करता है। सर नेगेटिव और पॉजिटिव वैल्यू से क्या फर्क पड़ता है? बहुत सारे फर्क पड़ते हैं। पहला फर्क क्या पड़ता है, अगर कभी E0 वैल्यू नेगेटिव है, इट मींस वो मेटल एक्टिव है, उसको इलेक्ट्रॉन देना पसंद है। इट मींस अगर आप उसको एसिड में डालोगे तो वो H2 गैस रिलीज करेगा। कॉपर की वैल्यू पॉजिटिव है। द यूनिक बिहेवियर ऑफ कॉपर हैविंग अ पॉजिटिव E0 अकाउंट फॉर इट्स इनएबिलिटी टू लिबरेट हाइड्रोजन फ्रॉम एसिड। क्योंकि इसकी वैल्यू पॉजिटिव है तो ये हाइड्रोजन रिलीज ही नहीं करता है। बट हाँ, अगर बहुत स्ट्रॉन्ग एसिड आ गया, जैसे नाइट्रिक एसिड आ गया, हॉट कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड आ गया, तो थोड़ा बहुत हो सकता है, अदरवाइज नहीं बनेगी बात, अदरवाइज नहीं बनने वाली है, ठीक है ना। अच्छा, अब क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि सर कॉपर की वैल्यू पॉजिटिव क्यों है, बाकी सबकी वैल्यू नेगेटिव क्यों है? देखो यार, ये जो वैल्यूज आती हैं ये 3 फैक्टर से डिसाइड होती हैं। डेल्टा HA इट इज एटमाइजेशन एनर्जी, डेल्टा HI इट इज आयनाइजेशन एनर्जी, और ये है डेल्टा H हाइड्रेशन, ये है हाइड्रेशन एनर्जी। इस तरह चलता है। मैं आपको पूरा सीन समझाता हूं। जैसे कि मेटल हमारे पास सॉलिड स्टेट में आती है, बट हमें उस मेटल को आयनिक फॉर्म में लेके जाना होता है एक्वस स्टेट में। तो देखिए, मेटल सॉलिड फॉर्म में है, सबसे पहले आप उसको गैसेस फॉर्म में लेके जाओगे। अगर आपने उसको रिएक्ट करवाना है तो पहले उसको तोड़ोगे, गैसेस फॉर्म में लेके जाओगे, तो यहां पर एनर्जी दोगे। इस एनर्जी को बोलते हैं हीट ऑफ हाइड्रेशन, ठीक है, सॉरी, हीट ऑफ एटमाइजेशन। तो यहां पर आप एनर्जी देते हो, तो ये एक एंडोथर्मिक चेंज है, तो यहां पर चेंज पॉजिटिव आता है। फिर उस मेटल को अपने गैसेस फॉर्म में तो ले गए, उसके बाद क्या करोगे, उसमें से इलेक्ट्रॉन निकालोगे।
तो यहाँ पर आयनाइजेशन एनर्जी, तो ये भी चेंज क्या होता है, पॉजिटिव, यहाँ पर भी एनर्जी दी जाती है। फिर जो आयन बन गया, फिर उसको पानी में डालते हो, और जब आप उसको पानी में डालते हो तो एनर्जी लिबरेट होती है, एनर्जी रिलीज होती है, ये जो चेंज होता है ये नेगेटिव होता है। तो सीन क्या बनता है कि ये जो हाइड्रेशन इंथैल्पी होती है ये लगभग इनको कंपनसेट कर देती है। हाइड्रेशन इंथैल्पी मतलब जो एनर्जी रिलीज हो रही है, मोस्टली मेटल्स के लिए ये चेंज ज्यादा नेगेटिव होता है, बट कॉपर के केस में हाइड्रेशन इंथैल्पी कंपनसेट नहीं कर पाती इन दोनों को, इन दोनों के सम से थोड़ा कम रह जाती है, मतलब पॉजिटिव वालों की वैल्यू ज्यादा हो जाती है, नेगेटिव वाले की वैल्यू कम हो जाती है। ये एक रीजन होता है, लिखा भी गया है। ओके, क्या है भाई, द हाई एनर्जी टू ट्रांसफॉर्म कॉपर से कॉपर टू पॉजिटिव तक बनाना है, तो उसके लिए जो एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है इज नॉट बैलेंस्ड बाय इट्स हाइड्रेशन इंथैल्पी। बाकी सब में बैलेंस कर दी जाती है, बाकी सब में हाइड्रेशन इंथैल्पी अच्छे अमाउंट में रिलीज होती है, इस केस में इतनी ज्यादा रिलीज नहीं हो पाती। दैट्स वाई इसकी ई नोट की वैल्यू क्या रहती है बेटा, पॉजिटिव रहती है। अच्छा, क्वेश्चन है, व्हाई इज Cr2 पॉजिटिव रिड्यूसिंग एंड Mn3 पॉजिटिव ऑक्सीडाइजिंग व्हेन बोथ हैव D4 कॉन्फ़िगरेशन। देखो, अगर आप क्रोमियम 2 पॉजिटिव की बात करते हो तो क्रोमियम 2 पॉजिटिव की D4 कॉन्फ़िगरेशन है और Mn2 पॉजिटिव की D4 कॉन्फ़िगरेशन है। अब आपको ये देखना पड़ेगा कि क्रोमियम क्या चाहता है। क्रोमियम की ज्यादा स्टेबल देखी गई है कि इसके पास D3 कॉन्फ़िगरेशन हो, तो वो D4 से D3 में जाना चाहेगा, यानी कि ये अपने पास इलेक्ट्रॉन कम करना चाहेगा, और जब ये कम करना चाहेगा इट मींस लूज करेगा, ऑक्सीडेशन होगी, और ऑक्सीडेशन होगी तो नेचर क्या होगी, रिड्यूसिंग। ऑन दी अदर हैंड अगर आप बात करते हो Mn2 पॉजिटिव जिसके पास D4 कॉन्फ़िगरेशन है, Mn देखिए दो स्टेट में बहुत ज्यादा स्टेबल है, या तो +2 हो, है ना, या फिर क्या हो भाई, अच्छा Mn2 पॉजिटिव नहीं, ओके Mn2 पॉजिटिव नहीं होगा, यहाँ पर Mn3 पॉजिटिव होगा, है ना। Mn दो स्टेट में बहुत ज्यादा स्टेबल है, या तो इसकी +2 ऑक्सीडेशन स्टेट हो या फिर इसकी +7। आप देख लो ये जो एक्स्ट्रा डार्क है, या तो +2 हो या फिर +7 हो। तो अब आप बताओ इसके लिए इजी टास्क क्या बनता है, या तो 7 तक जाए या फिर 2 तक जाए। तो अब ये कोशिश क्या करेगा, अब देखो Mn3 पॉजिटिव में इसके बाद D4 कॉन्फ़िगरेशन है, तो Mn के केस में D5 कॉन्फ़िगरेशन बहुत स्टेबल है, तो अब ये इलेक्ट्रॉन लेना चाहेगा, यानी कि रिडक्शन होगी, और रिडक्शन होगी तो नेचर कौन सी होगी भाई, कौन सी नेचर होगी, ऑक्सीडाइजिंग नेचर होगी। तो यही लिखा गया है, Cr2 पॉजिटिव इज रिड्यूसिंग एज इट्स कॉन्फ़िगरेशन चेंजेस फ्रॉम D4 टू D3। अगर बात करते हैं ऑन दी अदर हैंड द चेंज ऑफ Mn3 पॉजिटिव टू Mn2 पॉजिटिव रिजल्ट इन हाफ फील्ड। क्या हो जाता है कि इसके पास D5 हाफ फील्ड है, इसके पास भी हाफ फील्ड है। ये कौन सा हाफ फील्ड होता है, ये T2G हाफ फील्ड होता है, ये भी आप आगे पढ़ने ही वाले हो। अगला क्वेश्चन है, द ई नोट वैल्यू फॉर कॉपर इज पॉजिटिव, व्हाट इज पॉसिबल रीजन फॉर दिस। बता दिया है, बाकी मैं चाहूंगा आप लोग कमेंट सेक्शन में इसका आंसर करो। बाकी बहुत सारी वैल्यूज दे रखी हैं भाई, एक्सेप्शनल केस जो आपको देखने को मिलेंगे, कहाँ पर देखने को मिलेंगे, मैग्नीज की वैल्यू बहुत नेगेटिव है, जिंक की वैल्यू बहुत नेगेटिव है, ठीक है, और कॉपर की वैल्यू पॉजिटिव, यही है, और तो बाकी सब सिंपल ही है, ठीक है। द स्टेबिलिटी ऑफ हाफ फील्ड डी सबशेल इन Mn2 पॉजिटिव एंड दी कंप्लीटली फील्ड D10 कॉन्फ़िगरेशन आर रिलेटेड टू देयर ई नोट वैल्यू। आगे बढ़ते हैं, ट्रेंड्स इन द M3 पॉजिटिव M2 पॉजिटिव स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। देखो अब दो तरह के इलेक्ट्रोड पोटेंशियल पढ़ते हो, एक तो M2 पॉजिटिव से M, और एक पढ़ते हो M3 पॉजिटिव से M2 पॉजिटिव, है ना। कौन अपनी +3 ऑक्सीडेशन स्टेट से +2 में जाना पसंद करेगा, तो देख लेते हैं भाई। तो अच्छा, एक और मैं बात आपको बताता हूं, ये जो वैल्यूज होती हैं, जैसे ये क्या है, ये रिडक्शन पोटेंशियल है, ये भी क्या है, रिडक्शन पोटेंशियल। अगर आप इसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल लिखना चाहोगे तो ये जो M2 पॉजिटिव बाय M आपको दिया है, आप इसको कर दो M बाय M2 पॉजिटिव, तो साइन चेंज हो जाएंगे। जैसे M2 पॉजिटिव बाय M फॉर जिंक होता है -0.76, और अगर M बाय M2 पॉजिटिव फॉर जिंक अगर आप लिखोगे तो ये हो जाएगा +0.76। ये क्या है भाई, यहां पर हम बोलते हैं किसका, ये रिडक्शन पोटेंशियल है, और ये कौन सा है, इसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल है। इसका मतलब क्या है कि जो जिंक है वो ऑक्सीडेशन शो करता है, वो रिडक्शन शो नहीं करता, वो नहीं चाहेगा +2 से जिंक वाली स्टेट में जाना, है ना। बाकी वो चाहता है जिंक से जिंक 2 पॉजिटिव वाली स्टेट में जाना, उसको पसंद रहता है। अच्छा आ जाओ, तो ये कुछ वैल्यूज दे रखी हैं भाई, इनसे थोड़ा सा हिसाब किताब लगा लेना, बाकी मैंने लिखवाया भी था इसके बारे में थोड़ा सा, बाकी आगे लिखवा देता हूँ थोड़ा सा इस बारे में और। अच्छा, ट्रेंड्स इन स्टेबिलिटी ऑफ हायर ऑक्सीडेशन स्टेट। देखो हायर ऑक्सीडेशन स्टेट कोई भी मेटल जो शो करेगी वो ऑक्सीजन के साथ या फिर फ्लोरीन के साथ ही शो करेगी, और मैं बात करूं तो ज्यादातर ऑक्सीजन के साथ। द एबिलिटी ऑफ ऑक्सीजन टू स्टेबलाइज हाई ऑक्सीडेशन स्टेट एक्सीड्स दैट ऑफ फ्लोरीन। और ऐसा क्यों होता है, द एबिलिटी ऑफ ऑक्सीजन टू फॉर्म मल्टीपल बॉन्ड, क्योंकि जो ऑक्सीजन होता है वो मल्टीपल बॉन्ड बनाना पसंद करता है, ठीक है। अच्छा, एक क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है कि कॉपर 1 पॉजिटिव है, ये इतना स्टेबल नहीं होता। क्यों स्टेबल नहीं होता, जब हम कॉपर को 1 पॉजिटिव को पानी में डालते हैं वो एकदम से कॉपर 2 पॉजिटिव बन जाता है, क्योंकि यहाँ पर हाइड्रेशन इंथैल्पी हाई होती है।
हाइड्रेशन इंथैल्पी मतलब जब किसी कटायन को पानी में डालते हैं जो एनर्जी रिलीज होती है, और वो एनर्जी जितनी ज्यादा रिलीज होती है उसको उतना ज्यादा हम लोग स्टेबल मान के चलते हैं भैया। ठीक है, उसके बाद बात करते हैं केमिकल रिएक्टिविटी एंड, अच्छा एक चीज शायद मैं इस पेज पे लिख देता हूं, एक बात याद रखना, अगर E नोट M2 पॉजिटिव बाई M, इसकी वैल्यू क्या है, नेगेटिव है, और वो नेगेटिव में इंक्रीज हो रही है, इट मीन्स उस मेटल की रिएक्टिविटी इंक्रीज हो रही है। अच्छा एक और बात है, ये क्या है, स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल, स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल नेगेटिव में बढ़ रहा है, नेगेटिव में क्या होता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है, इट मीन्स उसको रिडक्शन इतनी पसंद नहीं है, रिडक्शन पसंद नहीं है तो ये क्या होंगे, वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, बेटा जी बस याद रख लेना इस बात को, और ये क्या होंगे, स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट, रिड्यूसिंग एजेंट, समझो ना। अगर इसकी वैल्यू रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू नेगेटिव होती जा रही है, यानी कि ऑक्सीडेशन पोटेंशियल की वैल्यू पॉजिटिव होती जा रही है, और जब ऑक्सीडेशन पोटेंशियल पॉजिटिव होता जा रहा है तो बढ़िया रिड्यूसिंग एजेंट बनेगा, वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट बनेगा, एंड वाइस वर्सा। ठीक है, आगे आ जाओ। ट्रांजिशन मेटल्स वेरी वाइडली इन देयर केमिकल रिएक्टिविटी, वेरी करती है उनकी केमिकल रिएक्टिविटी। एन एग्जामिनेशन ऑफ इनोट वैल्यू फॉर द रिडोक्स कपल M3 पॉजिटिव बाय M2 पॉजिटिव, ये आपको दे रखा है, shows that Mn3 positive CO3 positive ions are the strongest oxidizing agent। ये है Mn3 पॉजिटिव, ये है CO3 पॉजिटिव, इन दोनों में से भी CO स्ट्रॉन्गेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। क्यों है सर ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, आप ये देखो ना कि वैल्यू क्या है, रिडक्शन वाली है ना, और रिडक्शन पोटेंशियल अगर पॉजिटिव हो रहा है, इट मींस उसको वो चीज पसंद है, यानी कि उसको रिडक्शन पसंद है, रिडक्शन पसंद है तो बड़ी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा। और आगे आ जाओ, अगर आप वैल्यू देखते हो इनकी देख लो, Ti2 पॉजिटिव, V2 पॉजिटिव, Cr2 पॉजिटिव आर स्ट्रॉन्गेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट, मतलब अगर आप इन वैल्यूज को देख लो, इनको देख लो, और इनमें से भी सबसे स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट कौन सा है, क्रोमियम है। क्रोमियम देखो ये वैल्यू नेगेटिव हो रही है, इट मींस अगर देखिए रिडक्शन पोटेंशियल नेगेटिव हो रहा है, इट मींस इनको वो चेंज पसंद नहीं है ना, रिडक्शन इनको पसंद नहीं आ रही, ये ऑक्सीडेशन चाहते हैं करना, और ऑक्सीडेशन करना चाहते हैं, इट मींस ये क्या बन जाएंगे भाई, रिड्यूसिंग एजेंट बन जाएंगे, और जो रिड्यूसिंग एजेंट होते हैं वो क्या करते हैं, लिबरेट करते हैं किसको, हाइड्रोजन गैस को। गेटिंग माई पॉइंट और नोट, फॉर द फर्स्ट रो ट्रांजिशन मेटल्स ई नोट वैल्यूज दे रखी हैं, एक्सप्लेन द इरेगुलरिटी इन द अबव वैल्यूज। ई नोट वैल्यूज आर नॉट रेगुलर विच कैन बी एक्सप्लेन फ्रॉम द इरेगुलर वेरिएशन ऑफ आयनाइजेशन इंथैल्पी एंड ऑल्सो सब्लिमेशन इंथैल्पी। सब्लिमेशन इंथैल्पी क्या होती है, सब्लिमेशन एनर्जी होता है सॉलिड से गैसेस फॉर्म में, तो वो ट्रेंड इरेगुलर होता है, दैट्स व्हाई इनकी वैल्यूज भी इरेगुलर होती चलती हैं। व्हाई इज ई नोट वैल्यू फॉर Mn3 पॉजिटिव Mn2 पॉजिटिव कपल मच मोर पॉजिटिव देन दैट ऑफ क्रोमियम एंड आयरन, क्यों होता है भाई, मच लार्जर थर्ड आयनाइजेशन एनर्जी ऑफ Mn वेयर द चार्ज required change is D5 to D4 is mainly responsible for this. This also explain why the +3 oxidation state of manganese is of little importance। क्या कहना चाह रहा है ये, देखिए Mn3 पॉजिटिव है, Mn3 पॉजिटिव से Mn2 पॉजिटिव अगर आप करोगे तो ये जो चेंज होगा ये क्या होगा, ये चेंज पॉजिटिव होगा। क्यों होगा, क्योंकि Mn3 पॉजिटिव में इसकी कॉन्फ़िगरेशन D4 है, Mn2 पॉजिटिव में इसकी कॉन्फ़िगरेशन D5 है, तो ऑब्वियसली हर कोई स्टेबिलिटी की तरफ जाता है। अब आ जाओ क्रोमियम 3 पॉजिटिव से, क्रोमियम 3 पॉजिटिव से क्रोमियम 2 पॉजिटिव को देख रहा है, तो यहां पर तो ये चेंज नेगेटिव होता है। अब क्यों होता है नेगेटिव, क्रोमियम 3 पॉजिटिव में इसकी कॉन्फ़िगरेशन क्या है, D3, और यहां पर इसकी कॉन्फ़िगरेशन क्या है, D4, तो इसकी तो D3 स्टेबल होती है। आपको थोड़ा सा देखना पड़ेगा कि किसकी कौन सी कॉन्फ़िगरेशन ज्यादा स्टेबल है ना। अब जैसे मैग्नीज आयरन पे आ जाओ, आयरन +3 से +2 में जाना पसंद करेगा क्या, आप खुद बताओ, +3 में इसकी कॉन्फ़िगरेशन D5 है और +2 में इसकी कॉन्फ़िगरेशन D6 है, तो अनस्टेबल कौन होना चाहेगा, क्यों होना चाहेगा, ये स्टेबल हो रहा है, दैट्स व्हाई इसकी वैल्यू पॉजिटिव आ रही है, ये स्टेबल नहीं हो रहे हैं इसलिए इनकी वैल्यू ज्यादा पॉजिटिव नहीं आ रही है ना। अच्छा ये है व्हाई इज द हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ अ मेटल एग्जिबिटेड इन इट्स ऑक्साइड एंड फ्लोराइड ओनली, बताना है। विच इज स्ट्रॉन्गर रिड्यूसिंग एजेंट, Cr2 पॉजिटिव और Fe2 पॉजिटिव एंड वाई, ये अभी रिसेंटली ही मैंने इसका आंसर किया। इसको आगे बढ़ते हैं, तो बात करते हैं मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज की। When a magnetic field is applied to substance, mainly two types of magnetic behaviors are observed: diamagnetism, paramagnetism। diamagnetism का मतलब क्या है, are repelled by the applied magnetic field, और paramagnetism का मतलब क्या होता है कि वो सब्सटेंस जो है अट्रैक्टेड होंगे, और अगर कोई बहुत स्ट्रांगली अट्रैक्टेड हो जाता है तो उस सब्सटेंस को हम लोग कह देते हैं पैरामैग्नेटिक, है ना। पैरामैग्नेटिज्म क्या है, एक्सट्रीम फॉर्म है पैरामैग्नेटिज्म की, मतलब कोई अगर अट्रैक्शन शो कर रहा है तो पैरामैग्नेटिक, अगर कोई बहुत ज्यादा अट्रैक्शन शो कर रहा है, बिल्कुल बावला ही हो गया है,
उसे हम लोग बोलेंगे कि भाई इसके तो अंदर पैरामैग्नेटिक कैरेक्टर है। पैरामैग्नेटिक कैरेक्टर जो होता है वो अराइज होता है ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, है ना। और जो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स की वजह से पैरामैग्नेटिक कैरेक्टर आता है। पैरामैग्नेटिक कैरेक्टर आएगा तो इट मीन्स वहां पर मैग्नेटिक मूवमेंट होगी, और मैग्नेटिक मूवमेंट एसोसिएट होती है विद स्पिन एंगुलर मोमेंटम, ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम। ये स्पिन एंगुलर मोमेंटम, ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम क्वांटम नंबर में आप लोगों ने पढ़ा होगा, नहीं भी पढ़ा है कोई बात नहीं, बस याद रखना मैग्नेटिक मूवमेंट जो आती है दो वजह से आती है, स्पिन एंगुलर मोमेंटम, ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम। अब मैग्नेटिक मोमेंट अगर आपको निकालना है तो म्यू का मतलब होता है मैग्नेटिक मोमेंट, और उसका फॉर्मूला होता है रूट एन इंटू एन प्लस 2। इसी को हम लोग स्पिन ओनली फॉर्मूला भी बोलते हैं, क्योंकि यहाँ पर एन का मतलब होता है नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है, और इसकी यूनिट होती है भाई बोहर मैग्नेटॉन। अब जितने ज्यादा अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं उस बेस पे हम लोग सारी बात करते हैं। जैसे यहाँ पर बात करो, अगर किसी के पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन एक है तो उसकी मैग्नेटिक मोमेंट आएगी 1.73। अगर किसी के पास दो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है तो उसकी मैग्नेटिक मोमेंट आएगी 2.84। अगर किसी की मैग्नेटिक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 3 है तो उसकी मैग्नेटिक मोमेंट आएगी 3.87। 4 है तो 4.90, 5 है तो 5.92। ये याद रखना आ जाता है, मतलब डायरेक्ट आपसे एमसीक्यू पूछा जा सकता है किसके पास इतने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है तो उसकी मैग्नेटिक मोमेंट कितनी होगी। तो मैंने जो देखा है, अगर किसी के पास मान लो एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है तो वो 2 की तरफ अप्रोच कर रहा होगा। अगर किसी के पास 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है तो 3 की तरफ अप्रोच कर रहा होगा। मान लो इसके पास 5 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है तो ये 6 की तरफ अप्रोच कर रहा है, ठीक है ना। अब आपसे पूछा गया कैलकुलेट द मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ अ डाइवेलेंट आयन इन एक्वा सॉल्यूशन। अब एटॉमिक नंबर है 25, मान लो कोई भी एक एलिमेंट है, मान लो एक्स है ना, उसका एटॉमिक नंबर 25 है और डाइवेलेंट है, यानी कि इस पर 2 पॉजिटिव चार्ज है। तो कन्फिग्रेशन क्या होगी 25 के हिसाब से AR, वैसे तो आपको पता है अगर एटॉमिक नंबर 25 हो, ये मैग्नीज की बात कर रहे हैं, AR18 4s2 3d5, 2 प्लस मतलब 2 माइनस हो जाएंगे तो डी में 5 है। डी में अगर आप 5 को लिखते हो तो कुछ इस तरह से लिखने हैं आपने, है ना, 1 2 3 4 5, है ना। म्यू का फॉर्मूला क्या हो जाएगा रूट एन इंटू एन प्लस 2, वेयर एन इज नंबर ऑफ, चलो सॉरी, तो 5 प्लस 2 इज 7, 7 इंटू 5 इज रूट 35 BM आ जाएगी, और इसको अप्रोक्स जब आप सोल्व करोगे तो वो आएगी 5.92 BM आ जाएगी। आगे मूव करते हैं भाई, फॉर्मेशन ऑफ कलर्ड आयंस, ठीक है। तो भाई कलर्ड आयंस बनाते हैं, कलर्ड कंपाउंड बनाते हैं। अब होता कैसे है सीन, जैसे कि हमारे पास एक डीजेनरेट डी ऑर्बिटल है ना, जिसमें हर एक ऑर्बिटल की एनर्जी इक्वल है। फिर इसकी स्प्लिटिंग की जा सकती है किसमें, T2G में, EG में, ज़्यादा डिटेल में कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में पढ़ोगे आप इस बात को। जैसे यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन है, उस इलेक्ट्रॉन ने एनर्जी ऑब्जॉर्ब की तो ये हायर स्टेट में चला गया, एक्साइटेड स्टेट में चला गया, और फिर क्या होगा, इसको ही हम लोग क्या बोलते हैं डी ट्रांजिशन, नीचे से ऊपर जा रहा है। तो जब ये नीचे आ रहा होगा इलेक्ट्रॉन तो क्या होगा भाई, जब ये नीचे आ रहा होगा तो इसको कुछ ना कुछ एनर्जी रिलीज होगी, है ना। जो एनर्जी रिलीज होगी उसकी कुछ फ्रीक्वेंसी होगी, वेवलेंथ होगी, जो विजिबल रीजन में लाई करेगी, तो वहां से हमें एक कलर ऑब्जर्व होने वाला है, ठीक है। इसी वजह से हम बोलते हैं कि ये जो होते हैं कलर शो करते हैं। और कलर क्यों शो करते हैं भाई, ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, और अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है तो डी ट्रांजिशन होगी, क्या होगी, डी ट्रांजिशन होगी। और जो इनका कलर होता है वो डिपेंड करता है किस पे, कॉम्प्लीमेंट्री कलर पे। तो एक कॉम्प्लीमेंट्री कलर व्हील बनाया जाता है, कुछ इस तरह चलता है, इसको हम याद रखते हैं विबग्योर करके, विबग्योर, आई साइलेंट होता है, विबग्योर इस तरह से है। कॉम्प्लीमेंट्री कलर व्हील का मतलब क्या है कि अगर कोई वॉयलेट कलर को ऑब्जॉर्व कर रहा है तो वो येलो कलर शो करेगा, अगर कोई ब्लू कलर को ऑब्जॉर्व कर रहा है तो वो ऑरेंज कलर शो करेगा, या ऑरेंज को ऑब्जॉर्व कर रहा है तो ब्लू कलर को शो करेगा। यहाँ पर मैंने कुछ कलर बताए हैं। अगर आप देखो जैसे स्कैंडियम 3 पॉजिटिव, इसके पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं होते तो इसका कलर क्या होगा भाई, कलरलेस होगा। जैसे जिंक है, जिंक 2 पॉजिटिव है, इसके पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं होते तो ये कलरलेस होगा। कॉपर 2 पॉजिटिव के पास एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, ये ब्लू कलर होगा। बाकी ऐसा कुछ नहीं कि जिसके पास एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है वो ब्लू कलर होगा, ये मैटर नहीं करता। वो मैटर करता है कि उसने कितनी लाइट को एब्जॉर्व किया, फिर कितनी को रिलीज किया है, ये वाला कंसेप्ट होता है। यहाँ पर मैंने कुछ कलर बता रखे हैं, आपको पता होना चाहिए। जैसे Fe2 पॉजिटिव का कलर क्या होता है, ग्रीन। Mn2 पॉजिटिव का कलर क्या होता है, पिंक। ये थोड़ा सा याद रख लेना। चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है फॉर्मेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स कंपाउंड। कॉम्प्लेक्स का मतलब होता है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, और कोऑर्डिनेशन कंपाउंड कब बनते हैं, जब एक मेटल का बॉन्ड बनता है लिगेंड के साथ। लिगेंड क्या करता है, अपने लोन पेयर देता है ना। अब ये लोन पेयर ले लेते हैं। अब क्यों ले लेते हैं, अब इसके 2-3 रीजन होते हैं। पहला रीजन है इनका स्मॉलर साइज, दूसरा है इनका हाई आयनिक चार्ज या हाई न्यूक्लियर चार्ज, जिसकी वजह से इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट करते हैं, और तीसरी बात है अवेलेबिलिटी ऑफ डी ऑर्बिटल।
वैकेंट डी ऑर्बिटल, कि अगर कोई इलेक्ट्रॉन देना चाहता है तो इनके पास डी ऑर्बिटल खाली रहता है। अगली बात पे आ जाते हैं कैटालिटिक प्रॉपर्टी। तो ये अच्छे कैटलिस्ट का रोल प्ले करते हैं। आप देखोगे मोस्टली जितनी भी रिएक्शन देखते हो आप डी ब्लॉक के एलिमेंट्स को ही अच्छा कैटलिस्ट देखते हो, और उसका रीजन क्या होता है, ड्यू टू देयर एबिलिटी टू अडॉप्ट मल्टीपल ऑक्सीडेशन स्टेट, है ना। उसके बाद कुछ एग्जाम्पल हैं, जैसे मैं बात करता हूँ, अभी था यार, ये रहा, वेनेडियम 5 ऑक्साइड इज यूज्ड इन कॉन्टैक्ट प्रोसेस। कॉन्टैक्ट प्रोसेस सल्फ्यूरिक एसिड के लिए यूज की जाती है, 2SO2 प्लस O2, यहाँ पर V2O5 होता है ना, जिसको 2SO3 में कन्वर्ट कर देता है। या फिर हैबर प्रोसेस है, हैबर प्रोसेस में क्या होता है, N2 प्लस 3H2, ये क्या देंगे भाई, 2NH3। यहाँ पर आयरन नाम का कैटलिस्ट होता है। इसके अलावा निकल, प्लैटिनम, पैलेडियम आपको बहुत जगह हाइड्रोजनेशन में, रिडक्शन में यूज होते हुए दिखाई देंगे, है ना। इसके अलावा होता क्यों है ऐसा, बिकॉज द ट्रांजिशन मेटल आयंस कैन चेंज देयर ऑक्सीडेशन स्टेट, दे बिकम्स मोर इफेक्टिव एज कैटलिस्ट। अब आगे बढ़ो तो आयरन 3 कैटलाइज द रिएक्शन बिटवीन आयोडाइड एंड परसल्फेट आयंस। ये आयोडाइड है, ये परसल्फेट आयंस है, तो ये इसको किस में कन्वर्ट कर देंगे, आयोडीन में एंड सल्फेट में। आगे मूव करते हैं। अब ऐसा हुआ क्यों है, देखो Fe अगर आपने डाला तो +3 से +2 या +2 से +3 अपनी ऑक्सीडेशन स्टेट चेंज करता रहता है, यही एक रीजन है इसका। आगे मूव करते हैं, फॉर्मेशन ऑफ इंटरस्टिशियल कंपाउंड्स। होता क्या है, जैसे डी ब्लॉक के एलिमेंट्स होते हैं, है ना, ये इनके एटम्स हैं, इनके एटम्स के बीच में ना वैकेंट स्पेस होता है। जब इस वैकेंट स्पेस में छोटे छोटे एटम्स जाके फिट हो जाते हैं, ठीक है, जैसे यहाँ पर छोटे छोटे एटम फिट हो गए तो हमारे पास इंटरस्टिशियल कंपाउंड्स में जाते हैं। इंटरस्टिशियल कंपाउंड्स और दोज विच आर फॉर्म्ड व्हेन स्मॉल एटम्स लाइक हाइड्रोजन, कार्बन और नाइट्रोजन आर ट्रैप्ड इनसाइड द क्रिस्टल लैटिस ऑफ मेटल। दे आर यूजुअली नॉन स्टोइकोमेट्रिक, नेदर टिपिकली आयनिक नॉर कोवलेंट, कुछ नहीं होते ये। एग्जाम्पल है TiC, Mn4n, Fe3H, VH 0.56, TiH 1.7। अब बात करते हैं, दे हैव हाई मेल्टिंग पॉइंट। ऑब्वियसली जब वैकेंट स्पेस फिल हो जाएगा तो इनका मेल्टिंग पॉइंट हाई बनेगा, हार्ड भी ज्यादा होंगे, हार्डर देन दोज ऑफ प्योर मेटल, दे आर वेरी हार्ड, सम बोराइड्स अप्रोच डायमंड इन हार्डनेस, है ना। इसके अलावा दे रिटेन मेटेलिक कंडक्टिविटी, दे आर केमिकली इनर्ट। उसके बाद बात कर लो अलॉय फॉर्मेशन की, तो बहुत बढ़िया अलॉय बनाते हैं ये। और क्यों बनाते हैं बहुत बढ़िया अलॉय, क्योंकि इनके एटम्स का जो साइज होता है वो सिमिलर होता है। अब सिमिलर साइज की वजह से ये इजीली एक दूसरे को रिप्लेस कर सकते हैं, है ना। ये है मेटल 1, ये है मेटल 2, इनके एटम्स हैं और इनका साइज लगभग अगर सेम है तो ये एक दूसरे के साथ बहुत इजीली मिक्स हो जाएंगे, यही लिखा गया है। बिकॉज ऑफ सिमिलर रेडियाई एंड अदर कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ट्रांजिशन मेटल्स, alloys are readily formed by these metals. The alloys thus formed are hard and have often high melting point. एग्जाम्पल है जैसे ब्रास, ब्रास किससे मिलकर बनता है, कॉपर और जिंक से। ब्रॉन्ज किससे मिलकर बनता है, कॉपर एंड टीन से। क्लियर है। आगे बढ़ते हैं भाई, व्हाट इज मीन बाय डिस्प्रोपोर्शनेशन ऑफ एन ऑक्सीडेशन स्टेट। क्या होता है डिस्प्रोपोर्शनेशन, जब एक ही एलिमेंट की ऑक्सीडेशन स्टेट बढ़ भी रही हो और घट भी रही हो, है ना। जैसे यहाँ पर हमारे पास है, इसे बोलते हैं मैग्नेट आयन। मैग्नेट आयन को एसिडिक मीडियम में लेते हैं तो ये हमारे पास परमैग्नेट आयन बन जाता है और एक MnO2 भी बन जाता है। तो आप मैग्नेट आयन को देखते हो तो मैग्नेट आयन में इसकी ऑक्सीडेशन, मैग्नीज की ऑक्सीडेशन स्टेट +6 होती है, परमैग्नेट में इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट +7 होती है और MnO2 में इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है, +4 है। तो आप क्या देखोगे, +6 से +7 भी हो रही है और +6 से +4 भी हो रही है। इट मीन्स ऑक्सीडेशन स्टेट में इंक्रीज भी हो रहा है और डिक्रीज भी हो रहा है। ऐसी चेंजेस को हम लोग क्या बोलते हैं कि यार यहाँ पर तो डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन है। अगला क्वेश्चन है, एक्सप्लेन व्हाई कॉपर 1 पॉजिटिव इज नॉट स्टेबल इन एक्वा सॉल्यूशन। इसका आंसर मैंने आपको दिया है। आगे मूव करते हैं, सम इंपॉर्टेंट कंपाउंड्स ऑफ ट्रांजिशन एलिमेंट्स, ऑक्साइड्स एंड ऑक्सो एनायंस। ठीक है, दीज ऑक्साइड्स आर जनरली फॉर्म्ड बाय द रिएक्शन ऑफ मेटल विद ऑक्सीजन एट हाई टेम्परेचर। ठीक है, हाई टेम्परेचर पे इनकी रिएक्शन करा तो बन जाएगा। ऑल द मेटल्स एक्सेप्ट स्कैंडियम फॉर्म एमो ऑक्साइड विच आर आयनिक। अब स्कैंडियम क्यों नहीं बनाता, है ना। अगर स्कैंडियम ऑक्सीजन के साथ जुड़ेगा तो इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट +2 है और हम बोल चुके हैं कि इसकी +2 ऑक्सीडेशन स्टेट नहीं होती है, इसकी +3 ऑक्सीडेशन स्टेट देखने को मिलती है ना। द हाईएस्ट ऑक्सीडेशन नंबर इन द ऑक्साइड्स coincides with the group number and it attained in scandium 2O3 to Mn2O7। हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट जो मिलती है इनको ऑक्साइड्स में ही मिलती है और मैग्नीज तक तो अगर हम बात करें तो जितना ग्रुप नंबर होता है वो इसकी हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट भी होती है। जैसे स्कैंडियम का ग्रुप नंबर 3 है तो उसकी हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट +3 है। स्कैंडियम के बाद टाइटेनियम आता है, टाइटेनियम का ग्रुप नंबर 4 है तो उसकी हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट भी 4 रहती है ना। और मैग्नीज तक चलता है, उसके बाद ये कहानी थोड़ी कम होती जाती है। नो हायर ऑक्साइड्स ऑफ आयरन अबव Fe2O3 आर नोन। बिसाइड दी ऑक्साइड्स द ऑक्सोकैटायन स्टेबलाइज। मतलब क्या बोल रहा हूं मैं कि
ऑक्साइड्स के अलावा ऑक्सो कटायन भी बन जाते हैं, ठीक है। जैसे VO2 पॉजिटिव है, ये बन गई भाई। यहाँ पर वैनेडियम की ऑक्सीडेशन स्टेट अगर आप देखोगे 5 है, V4 है, तो VO के ऊपर 2 पॉजिटिव चार्ज है, तो ऑक्सो कटायंस भी बन जाते हैं। अच्छा, एक दो बात याद रखना, एज ये बहुत काम आएगी, कई बार पूछा गया है, ऑक्सीडेशन स्टेट इंक्रीजेज, कोवेलेंट कैरेक्टर इंक्रीजेज, एज ऑक्सीडेशन स्टेट इंक्रीजेज, आयनिक कैरेक्टर डिक्रीजेज, ठीक है। लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट में कोई भी एलिमेंट जो है बेसिक नेचर शो करता है, ठीक है। और लोअर से अगर हाइयर, बिल्कुल हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट की तरफ जा रहा है तो वो एसिडिक होगा, और अगर बीच में कहीं है तो यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा कि वो एम्फोटेरिक बिहेवियर का है, वो एसिड के साथ भी रिएक्शन कर सकता है, वो बेस के साथ भी रिएक्शन कर सकता है। तो यही है, जैसे दिया गया CRO है, CRO में क्रोमियम की ऑक्सीडेशन स्टेट +2 है, तो ये बेसिक है। Cr2O3 है, यहाँ पर क्रोमियम की ऑक्सीडेशन स्टेट +3 है, तो ये एम्फोटेरिक है। ऑन दी अदर हैंड यहाँ पर क्रोमियम, जैसे आपको मैं बात करता हूँ, एक होता है क्रोमेट आयन होता है, CrO4 2 नेगेटिव होता है एक, तो यहाँ पर क्रोमियम की ऑक्सीडेशन स्टेट +6 है। इट मीन्स ये किस नेचर का हो जाता है भाई, एसिडिक नेचर का हो जाता है। तो इस तरह से हैं, ये हैं सारे के सारे डी ब्लॉक एलिमेंट्स, ट्रांजिशन एलिमेंट्स और उनकी प्रॉपर्टीज़। बहुत सारे क्वेश्चन इनसे बनते हैं और बच्चों को मुश्किल लगता है, दैट्स व्हाई मैं इसकी 3 लेयर्ड रिवीजन करूंगा। 3 लेयर्ड रिवीजन मीन्स पहले मैं एनसीईआरटी में देखूंगा मेन पॉइंट्स क्या है, फिर मैं आपको अपने नोट्स पढ़ाऊंगा और फिर मैं आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कराऊंगा, क्योंकि यहाँ से 3, 4, 5 नंबर का क्वेश्चन बन जाता है और मैं नहीं चाहता कि आपका कोई भी नंबर कट जाए हैं। इस वीडियो को अगर आप पूरा देखते हो 2x की स्पीड में देख लेना, आपका एक भी नंबर नहीं कटेगा, ये मैं आपको प्रॉमिस बोल रहा हूँ, एक भी नंबर नहीं कटेगा। बहुत अच्छे से कर लेंगे और कोशिश करेंगे कि हाँ, जिस भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं वैसे सब क्वेश्चन हम करें। और एक रिक्वेस्ट करूंगा कि इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स के पास जरूर शेयर कर देना। इसके अलावा हर एक चैप्टर का वन शॉट, हर एक चैप्टर के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, हर एक चैप्टर के इंपॉर्टेंट MCQ, हर एक चैप्टर के शॉर्ट नोट्स आपको मिल चुके हैं, आप लोग डिस्क्रिप्शन चेकआउट कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमारे पास 2 कंपाउंड हैं, एक है पोटेशियम डाइक्रोमेट K2Cr2O7 और दूसरा है KMnO4 पोटेशियम परमैंगनेट। जो पोटेशियम डाइक्रोमेट है, इसका ज़्यादातर यूज़ कहाँ पर किया जाता है, लेदर इंडस्ट्री के रूप में, या फिर बहुत जगह इसका ऑक्सीडेंट के रूप में यूज़ किया जाता है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के रूप में यूज़ किया जाता है। अगर मैं बात करता हूँ इसके प्रिपरेशन की, ओके जस्ट अ मिनट बेटा, मैंने एक और चीज़ आप लोगों के लिए तैयार कर रखी है, ये हाँ आज या कल में आपके लिए आने लग जाएगी, जो MCQs हैं, ठीक है ना। तो किससे बनाया जाता है भाई, इसको बनाया जाता है प्रिपेयर्ड फ्रॉम ओर ऑफ आयरन, और वो जो ओर ऑफ आयरन है उसका फॉर्मूला होता है FeCr2O4, इसे फेरोक्रोमेट बोलते हैं। इसकी प्रिपरेशन में बेटा जी 3 स्टेप होते हैं। पहला स्टेप क्या होता है, कन्वर्जन ऑफ, मैं इधर लिख देता हूँ, कन्वर्जन ऑफ फेरोक्रोमेट। आप लोग फेरोक्रोमेट को कन्वर्ट करते हो सोडियम क्रोमेट में, फेरोक्रोमेट से बनाते हो सोडियम क्रोमेट। अगर आपकी किस्मत बहुत अच्छी है तो पेपर में ये सीधा आपको बोल देंगे कि प्रिपरेशन करके दिखाओ इसकी, और आई भी हुआ है पिछले सालों में। फेरोक्रोमेट से सोडियम क्रोमेट, दूसरे में क्या करोगे, सोडियम क्रोमेट से आप लोग बनाने वाले हो सोडियम डाइक्रोमेट, और लास्ट में सोडियम डाइक्रोमेट से आप लोग बनाने वाले हो सोडियम डाइक्रोमेट को आप लोग कन्वर्ट कर दोगे पोटेशियम डाइक्रोमेट में। इस तरह से आप लोगों की प्रिपरेशन होने वाली है। तो सबसे पहली बात फेरोक्रोमेट लो, फेरोक्रोमेट का फॉर्मूला होता है FeCr2O4, ठीक है। और सोडियम वाली चीज़ बनानी है तो इसमें हम सोडियम वाली चीज़ मिला देंगे, हमने सोडियम वाली चीज़ इसमें मिला दी है NaOH, ठीक है। और ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की प्रेजेंस में पहला स्टेप करवा दो। बैलेंस करने के लिए याद रखना, मतलब मैंने तो सीधा याद रखो 4, 16, 7 क्या हो जाएगा, एक तो यहाँ पर बन जाएगा सोडियम क्रोमेट, सोडियम क्रोमेट का फॉर्मूला होता है Na2Cr O4, एक आपका बनेगा Fe2O3 और एक बनेगा Fe2O3, और बाकी बन जाएगा वाटर। अब कितने टाइम्स ऑफ ये बनना चाहिए, 8 टाइम्स ऑफ सोडियम क्रोमेट बैलेंस करने के लिए, क्योंकि देखो ना यहाँ पर सोडियम आपके कितने हैं, 16 हैं, और यहाँ पर 2 थे, 2 को 8 से मल्टीप्लाई कर दिया। Fe को किससे मल्टीप्लाई करेंगे, Fe वाले को 2 से, और वाटर कितने बनेंगे भाई, हाइड्रोजन हमारे पास 16 है तो इसको 8 टाइम्स ऑफ H2। तो यहाँ पर हमारे पास क्या बन चुका है, सोडियम क्रोमेट बन चुका है। सोडियम क्रोमेट का फॉर्मूला है Na2Cr O4, ये ऑरेंज कलर का कंपाउंड होता है। याद रखिए कभी भी अगर आपको सोडियम क्रोमेट से सोडियम डाइक्रोमेट बनाना है तो आपको एसिड लेना पड़ेगा। तो यहाँ पर आप लोगों ने लेना है एसिड आप लोगों ने लिया H2SO4, तो क्या हो जाएगा, इसको 2 टाइम्स ले लो, ये बन जाएगा Na2Cr2O7, इसके अलावा आपका H2O, और इसके अलावा क्या बचेगा भाई, Na2SO4,
ठीक है ना। अब सोडियम डाइक्रोमेट से पोटेशियम डाइक्रोमेट बनाना है। सोडियम डाइक्रोमेट का फॉर्मूला क्या होता है, Na2Cr2O7। तो आप इसमें पोटेशियम वाली कोई भी चीज़ मिला दोगे, फॉर एग्जांपल आपने इधर मिला दिया KCl, ठीक है, ये 2 टाइम्स है, तो क्या हो जाएगा, अब सिंपल है भाई, इधर आपका इस सोडियम की जगह पर पोटेशियम क्या बन जाएगा, K2Cr2O7 और यहाँ पर 2 टाइम्स ऑफ NaCl। याद रखिए 3 स्टेप में इसकी प्रिपरेशन होती है। पहला फेरोक्रोमेट से सोडियम क्रोमेट, फिर सोडियम क्रोमेट से सोडियम डाइक्रोमेट और फिर सोडियम डाइक्रोमेट से पोटेशियम डाइक्रोमेट आप लोग करते हो। यही इधर भी लिखा ही हुआ था। बाकी NaOH की जगह पर आप Na2CO3 भी ले सकते थे, उसी तरह से होगा। बस यहाँ पर जो आपने NaOH लेके वाटर बनाया है वहाँ 8 टाइम्स ऑफ वाटर बने थे, वो 8 टाइम्स ऑफ CO2। आगे देखो सोडियम क्रोमेट है, सोडियम क्रोमेट से सोडियम डाइक्रोमेट बनाने के लिए हमने इसको एसिड से ट्रीट किया और लास्ट में KCl ये बन गया। एक बात बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछा गया है। देखिए हमारे पास 2 चीज़ें हैं, एक तो है क्रोमेट, है ना, या फिर आप क्रोमेट आयन लिख लो, और एक है डाइक्रोमेट आयन। क्रोमेट आयन का फॉर्मूला है CrO4 2 नेगेटिव और डाइक्रोमेट आयन का फॉर्मूला है Cr2O7 2 नेगेटिव। अब ये जो कलर होता है बेटा जी, इसका कलर होता है येलो, जो क्रोमेट आयन होता है, और इसका कलर होता है ऑरेंज, जो डाइक्रोमेट आयन होता है। आप इसको इंटर कन्वर्ट कर सकते हो। अगर आपको क्रोमेट आयन को डाइक्रोमेट आयन में कन्वर्ट करना है तो आप इसको ट्रीट कर दीजिए विद एसिड, और अगर आपको डाइक्रोमेट आयन को क्रोमेट आयन में कन्वर्ट करना है तो आप इसे ट्रीट कर दीजिए विद बेसिक मीडियम में। पीएच का भी कंसेप्ट आ जाता है। देखिए अगर एसिडिक रेंज है यानी कि पीएच आपका <7 है, और अगर बेसिक रेंज में लेके जा रहे हो पीएच जो है आपका <7 है। पता है ना, एक पीएच स्केल होता है जिसमें 0 से 14 तक वैल्यू होती है। 7 पे हमारा न्यूट्रल होता है, ये पोर्शन हमारा ए का होता है, ये पोर्शन हमारा बी का होता है। ए बोले तो एसिड एंड बी मीन्स क्या होता है बेटा जी, बेस हो जाता है। अब अगली बात पे आ जाओ। ठीक है, यहाँ पर स्ट्रक्चर बना दीजिए क्रोमेट आयन का। क्रोमेट आयन कुछ इस तरह से स्ट्रक्चर बना सकते हो, इस तरह से, ठीक है ना। अब 2 ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज डाल दो कहीं भी, और ये बाकी डबल बॉन्ड बना लेंगे, और यहाँ पर रेजोनेंस होगी। इसका कलर जो येलो होता है ना, वो होता है ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ, यहाँ पर एक थ्योरी आती है चार्ज ट्रांसफर, चार्ज ट्रांसफर फ्रॉम लिगेंड टू मेटल, लिगेंड से मेटल की तरफ। देखो आपको पता है डी ब्लॉक एलिमेंट जो कलर्ड होते हैं वो होते हैं अनपेड इलेक्ट्रॉन की वजह से। अनपेड इलेक्ट्रॉन्स होते हैं तो डी ट्रांजिशन होती है, दैट्स व्हाई वो कलर्ड होते हैं। बट अगर यहाँ पर क्रोमेट देखोगे, क्रोमेट की क्रोमियम की ऑक्सीडेशन स्टेट +6 आएगी, इसके पास अनपेड इलेक्ट्रॉन नहीं बचेंगे, स्टिल ये कलर्ड है। तो यहाँ पर आप क्या बोलोगे, चार्ज ट्रांसफर फ्रॉम लिगेंड टू मेटल। सेम फंडा यहाँ पर इसका भी यही है। बाकी डाइक्रोमेट आयन का स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से बना दोगे बेटा जी आप लोग। ये ऑक्सीजन, ठीक है ना, ऑक्सीजन 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 यहाँ पर, ठीक है, नेगेटिव नेगेटिव इस तरह से लगा सकते हो। बाकी यहाँ पर एनसीईआरटी में अगर आप देखो तो कुछ इस तरह से है। ये सीआर है, टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर है। यहाँ पर इनका भी टेट्राहेड्रल ही है। बॉन्ड एंगल अगर क्रोमियम से ऑक्सीजन का देखो, ये वाला ऑक्सीजन जिसमें रेजोनेंस नहीं है, इसमें रेजोनेंस नहीं है, यहाँ पर बॉन्ड एंगल 179 पिकोमीटर है, और यहाँ पर इनमें देखोगे इनमें सब में रेजोनेंस है, सबके बॉन्ड एंगल जो बनेंगे वो इक्वल बनेंगे, ठीक है ना। अगला है नेक्स्ट, जो डाइक्रोमेट आयन होता है एक बहुत बढ़िया ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है। किसकी प्रेजेंस में, इन द प्रेजेंस ऑफ एसिड। कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, बहुत सिंपल सा होता है, और मैं बताता हूँ कैसे। जैसे आप लोगों ने डाइक्रोमेट आयन ले लिया Cr2O7 2 नेगेटिव, ठीक है, आप लोगों ने इसको ट्रीट कर दिया विद एसिड 14H पॉजिटिव। सर आपको कैसे पता 14H पॉजिटिव लेने हैं, भाई जितने ऑक्सीजन है ना उसके डबल हाइड्रोजन ले लो, ठीक है। ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, ये मस्ट है 2Cr3 पॉजिटिव में, अपनी स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट। क्रोमियम की जो स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट है आपको भी पता होगा कि 3 पॉजिटिव में बाई बढ़िया स्टेबल होता है ना, क्योंकि इसके पास फिर 3 इलेक्ट्रॉन्स रह जाते हैं, D3 हो जाता है, तो बहुत स्टेबल होता है। और क्या होगा, ऑक्सीजन 7 है और हाइड्रोजन 14 है, तो ये क्या बन जाएगा 7 टाइम्स ऑफ H2, ठीक है ना। और अगर यहाँ पर आप इलेक्ट्रॉन का डिफरेंस देखोगे, यहाँ से यहाँ पे कितना ऑक्सीडेशन स्टेट का डिफरेंस है, 6 का डिफरेंस है, तो इसने 6 इलेक्ट्रॉन का गेन किया है। भैया ये रिडक्शन शो कर रहा है, तो दूसरों के लिए ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का काम करता है। और ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का काम किस तरह से करता है मैं आपको बताता हूँ, ये आप लोगों ने याद रखना है, इसी से क्वेश्चन बनेंगे। आपको पता होना चाहिए कि I नेगेटिव को कन्वर्ट कर देगा I2 में, Fe2 पॉजिटिव को कन्वर्ट कर देगा Fe3 पॉजिटिव में, SN2 पॉजिटिव को कन्वर्ट कर देगा SN4 पॉजिटिव में, ठीक है। इसके अलावा H2S है, H2S को कन्वर्ट कर देगा S में, या फिर आपके पास होता है S2 नेगेटिव, सल्फाइड आयन से ये सल्फर बना देता, ठीक है ना।
अब जैसे कि आपका Fe2 पॉजिटिव, क्या है, Fe2 पॉजिटिव है, Fe2 पॉजिटिव से क्या बना देगा ये Fe3 पॉजिटिव, ठीक है ना। तो इधर ये इलेक्ट्रॉन्स का गेन लॉस करेंगे, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का काम करेगा, नहीं दूसरों पे ऑक्सीडेशन करवाएगा। और इलेक्ट्रॉन्स को बैलेंस करने के लिए इसको मैं 6 से मल्टीप्लाई कर दूंगा सो दैट कि ये कट हो जाए, ठीक है ना। तो बस बाकी जोड़ के लिख दो, इलेक्ट्रॉन से इलेक्ट्रॉन कट हो जाएंगे और उनको बैलेंस करके आप लोग लिख दीजिए भाई। अब मैं दोबारा समझा देता हूँ कि ये रिएक्शन कैसे हो जाएंगी। देखिए, जैसे कि आपसे पूछा गया कि डाइक्रोमेट आयन एक ऐसे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है और बताओ अगर SN2 पॉजिटिव है तो क्या फ़र्क पड़ेगा। तो डाइक्रोमेट आयन क्या होता है, Cr2O7 2 नेगेटिव, ऑक्सीजन कितने रहने पड़, हाइड्रोजन कितने रहने पड़ेंगे 14H पॉजिटिव, 6 इलेक्ट्रॉन्स, और ये क्या बन जाएगा, बहुत इजी है, बहुत इजी, अपनी स्टेबल फॉर्म में जाएगा 2Cr3 पॉजिटिव, और इधर 7H2 SN2 पॉजिटिव किस में कन्वर्ट हो जाता है, SN2 पॉजिटिव कन्वर्ट हो जाता है SN4 पॉजिटिव में, और यहाँ से 2 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। इलेक्ट्रॉन का डिफरेंस मैच होना चाहिए, तो इसको हम 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये 3 और ये 6, इलेक्ट्रॉन से इलेक्ट्रॉन कैंसिल हो जाएंगे। यहाँ पर क्या बचेगा, Cr2O7 2 नेगेटिव प्लस 14H पॉजिटिव प्लस 3SN2 पॉजिटिव गिव्स 2Cr3 पॉजिटिव प्लस 7H2O प्लस 3SN4 पॉजिटिव। इस तरह से हो जाने वाला है। बोलो क्या दिक्कत आ रही है, आई थिंक तो क्लियर होगा सबको, क्लियर है कि नहीं। चलो भाई आगे मूव करते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास पोटेशियम परमैंगनेट आ जाता है, बाकी कुछ मिसिंग तो नहीं है, ठीक है, कुछ होगा तो कोई बात नहीं, ये तो एनसीईआरटी की रिवीजन है, इसके बाद दूसरी रिवीजन भी लगाएंगे और कॉन्फिडेंस आएगा, मतलब इस वीडियो के बाद तुम्हारा कोई क्वेश्चन गलत नहीं होगा, मैं श्योरली बोल रहा हूँ। पोटेशियम परमैंगनेट है, पोटेशियम परमैंगनेट तो मतलब एक खतरनाक है, मतलब बहुत ही ज़्यादा। इसका फॉर्मूला होता है KMnO4, और किससे बनता है, पायरोलोसाइट से, पायरोलोसाइट इज ओर ऑफ मैग्नीज। पोटेशियम परमैंगनेट इज प्रिपेयर्ड by the fusion of MnO2 with an alkali metal hydroxide and an oxidizing agent like KNO3. This produce dark green K2MnO4. K2MnO4 होता है पोटेशियम मैग्नेट, which disproportionate in a neutral or acidic solution to give permanganate ion, ठीक है ना। जैसे कि देखो बेटा ध्यान से, ये हमारे पास है पायरोलोसाइट 2MnO2, आप लोगों ने इसको, अब MnO2 से आपने पोटेशियम वाली चीज़ बनानी है तो आप इसमें पोटेशियम वाली चीज़ मिलाओगे KOH, O2 की प्रेजेंस में ये बन गया K2MnO4 2H2O। अब ये पोटेशियम मैग्नेट बना है, पोटेशियम मैग्नेट को एसिड के साथ ट्रीट कर दो तो वो पोटेशियम पर मैग्नेट बन जाएगा, एक आपका MnO2 एंड 2H2। इसके अलावा कमर्शियल इट इज प्रिपेयर्ड बाय द अल्कलाइन ऑक्सीडेटिव फ्यूजन ऑफ MnO2 फॉलोड बाय इलेक्ट्रोलिटिक ऑक्सीडेशन ऑफ मैग्नेट। देखो ये हमारे पास पायरोलोसाइट है, इसको ट्रीट किया आप लोगों ने किसके साथ, KOH के साथ, या ऑक्सीडाइज किया KNO3 की प्रेजेंस में, दोनों में से कोई भी हो सकता है। तो आपका कन्वर्ट हो जाएगा MnO4 2 नेगेटिव में, MnO4 2 नेगेटिव होता है पोटेशियम मैग्नेट। अब पोटेशियम मैग्नेट की आप लोग क्या करोगे, इलेक्ट्रोलिटिक ऑक्सीडेशन करोगे, ये आपका बन जाएगा MnO4 नेगेटिव। ये आपकी कौन सी प्रिपरेशन है बेटा, ये आपकी प्रिपरेशन है कमर्शियल, ठीक है ना। और अगर आपने इसको बनाना हो किसके अंदर, लैब के अंदर, लैब के अंदर आप कैसे बना सकते हो भाई, जो मैग्नीज आयन है ऑक्सीडाइज करोगे बाय पेरोक्सो डाइसल्फेट टू परमैंगनेट। आपके पास पेरोक्सो डाइसल्फेट है H2O8 2 नेगेटिव, आप इसको ट्रीट कर दोगे Mn2 पॉजिटिव मैग्नीज 2 आयन, और ये MnO4 नेगेटिव 10SO4 2 नेगेटिव 16H पॉजिटिव। चलो आगे बढ़ते हैं, स्ट्रक्चर की बात करें तो यहाँ पर दो बातें हमारे पास ज़्यादा फेमस हुई हैं। पहला MnO4 2 नेगेटिव जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, मैग्नेट आयन बोलते हैं, और एक हमारे पास है MnO4 नेगेटिव जो कि हमारे पास परमैंगनेट आयन है। मैग्नेट से परमैंगनेट इजी है बनाना, कैसे बना सकते हैं भाई, इसको H पॉजिटिव के साथ ट्रीट कर दो और ये भी इजी ही है, ये भी इजी ही है, ठीक है। चलो इधर आ जाइए ध्यान से। तो आपको बोल रहे कि मैग्नेट आयन का जो होता है, मैग्नेट आयन हमारे पास ग्रीन होता है और जो परमैंगनेट आयन होता है वो हमारे पास पर्पल होता है या डार्क वॉयलेट बोल देते हैं, इस तरह से इनका स्ट्रक्चर होता है। अगर आप यहाँ पे देखो इस मैग्नीज के पास एक अनपेड इलेक्ट्रॉन है, तो ये कलर्ड है ड्यू टू डी ट्रांजिशन, इसके पास कोई अनपेड इलेक्ट्रॉन नहीं है। ये जो कलर्ड है ये किस वजह से कलर्ड है भाई, चार्ज ट्रांसफर फ्रॉम लिगेंड टू मेटल, क्लियर है। आगे मूव कीजिए, अब इसकी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट वाली प्रॉपर्टी देखें, वो देख लीजिए कैसे होती हैं, ये क्या कर सकता है बेटा जी, ये अच्छा वैसे इसकी एक बढ़िया बात यह है कि हर एक मीडियम में ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का काम करता है, चाहे आप इसे एसिडिक मीडियम में ले लीजिए, बेसिक मीडियम में ले लीजिए, न्यूट्रल मीडियम में ले लीजिए। ज़्यादातर प्रॉपर्टीज हम इसकी एसिडिक मीडियम में ही पढ़ते हैं, बट ये हर एक मीडियम में बढ़िया ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है, ठीक है। अब ये किसको किस में कन्वर्ट कर सकता है, ये कन्वर्ट कर सकता है I नेगेटिव को I2 में, Fe2 पॉजिटिव को Fe3 पॉजिटिव में, ये तो उससे मिलती जुलती है अगर आपको याद हो,
पोटेशियम डाइक्रोमेट से मिलती जुलती हैं, ठीक है। इसके अलावा H2S अगर है तो H2S से ये S बना देता, या फिर H2 नेगेटिव अगर है तो H2 नेगेटिव से S बना देता। और SO3 देखिए, SO3 SO2 वाली जितनी भी हैं ये उन सब को किस में कन्वर्ट कर देता है, सल्फेट में, SO4 नेगेटिव में। नाइट्राइट आयन अगर है NO2 नेगेटिव है तो उसे बदल देता है नाइट्रेट आयन में, ठीक है। एक जो नई प्रॉपर्टी है जो आ सकती है, जो थोड़ी अजीब भी है, जो ऑक्सैलेट आयन है, ऑक्सैलेट आयन को ये CO2 में कन्वर्ट कर देता है। बाकी सिंपल है। अब इसका एसिडिक इसका ऑक्सीडाइजिंग बिहेवियर अगर आपको देखना है तो आप देखिए, आपके पास है परमैंगनेट आयन MnO4 नेगेटिव है। आप इसको कितने एसिड के साथ ट्रीट करोगे, जितने ऑक्सीजन है, यानी कि 8H पॉजिटिव के साथ, ठीक है बेटा। अब अगली बात समझो कि MnO4 नेगेटिव जो है ये किस स्टेट में जाएगा। अभी अपनी हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट में है। उसके अलावा हम देखते हैं कि इसकी सबसे स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट कौन सी है। मैग्नीज की सबसे स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट होती है Mn2 पॉजिटिव। सर कैसे पता बेटा, उसमें इसकी कन्फिग्रेशन D5 हो जाती है ना, Mn2 पॉजिटिव, ठीक है ना। और वाटर कितने बनेंगे, 4 ऑक्सीजन है, 8 हाइड्रोजन है, तो 4H2। और कितने इलेक्ट्रॉन का डिफरेंस है, तो यहाँ पर बेटा जी 5 इलेक्ट्रॉन्स का डिफरेंस है। आगे मूव करो, ठीक है। अब कोई रिएक्शन करने को बोला गया, कोई भी एक रिएक्शन देख लो, जैसे कि आप कर लो भाई, ये कर दो, जैसे कि Fe2 पॉजिटिव है। Fe2 पॉजिटिव किस में कन्वर्ट हो रहा होगा, Fe2 पॉजिटिव Fe3 पॉजिटिव में। यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन, इसको बैलेंस करने के लिए इसको 5 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, तो ये भी 5, ये भी 5 और ये भी 5। अपोजिट साइड की सेम चीज़ें कैंसिल हो जाएंगी। यहाँ पर क्या बचेगा, MnO4 नेगेटिव प्लस 8H पॉजिटिव प्लस 5 Fe2 पॉजिटिव गिव्स Mn2 पॉजिटिव प्लस 4H2O प्लस 5 Fe3 पॉजिटिव। इस तरह से हो जाएगा हमारे पास बिना किसी दिक्कत परेशानी समस्या के। क्लियर होता है सबको, तो कोई भी रिएक्शन हम कर सकते हैं। बाकी ये बड़ी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है हर एक मीडियम में, ठीक है। अगर मैं बात करता हूँ इसको न्यूट्रल मीडियम में या एक अल्कलाइन मीडियम में, तो ये थोड़ी सी अलग रिएक्शन है। देख लीजिए ये क्या कर देगा, I नेगेटिव को कन्वर्ट कर देगा IO3 नेगेटिव में, आयोडेट आयन में, ठीक है। अगर आपके पास H2O3 2 नेगेटिव है, थायोसल्फेट है, मैंने आपको बोला था ये सल्फर वाले कुछ भी हो जाएंगे, SO वाले, तो उनको तो ये सीधा सल्फेट में ही कन्वर्ट कर देता है। और क्या हो जाएगा भाई, जो Mn2 पॉजिटिव है उसको कन्वर्ट कर देगा MnO2 में। अच्छा, एक खास बात है, इससे रिलेटेड क्वेश्चन भी बना हुआ था, परमैंगनेट टाइट्रेशन इन प्रेजेंस ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड आर अनसेटिस्फैक्टरी सिंस हाइड्रोक्लोरिक एसिड इज ऑक्सीडाइज्ड टू क्लोरीन। जो परमैंगनेट आयन की अगर आप टाइट्रेशन, परमैंगनेट की अगर आप टाइट्रेशन करोगे इन द प्रेजेंस ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl, तो वो अनसेटिस्फैक्टरी रहेगा, क्योंकि जो आपका हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, जो आपका HCl है, वो ऑक्सीडाइज हो जाएगा किसके अंदर, क्लोरीन के अंदर। चलो आगे मूव करते हैं। इसका कहाँ पर यूज किया जाता है, इट इज़ यूज फॉर द ब्लीचिंग ऑफ वूल, कॉटन, सिल्क एंड अदर टेक्सटाइल, कपड़ा उद्योग में, कलर वलर के लिए। बाकी इसका बहुत ज़्यादा यूज़ किया जाता है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के रूप में, बहुत ज़्यादा। चलो अब नोट्स पे आते हैं, ठीक है। ये तो चलो NCERT रिवीजन होगी, नोट्स बहुत ईजिली हो जाएगा तुम्हारे लिए। किससे बनाया जाता है, क्रोमाइट और से। 3 स्टेप में प्रिपरेशन होती है, कन्वर्जन ऑफ फेरोक्रोमेट इनटू सोडियम क्रोमेट। फेरोक्रोमेट क्या होता है, FeCr2O4 NaOH ऑक्सीजन, तो क्या बन जाएगा, सोडियम क्रोमेट, Fe2O3 एंड CO2 CO2 नहीं बनना था, यहाँ पे वाटर बनना था। अगर यहाँ पर आपने लिया होता Na2CO3 तब आपका CO2 बनता, क्षमा चाहता हूँ। कन्वर्जन ऑफ सोडियम क्रोमेट इनटू सोडियम डाइक्रोमेट, जो सोडियम क्रोमेट है Na2CrO4, अगर आप उसको एसिड में डालोगे तो ये सोडियम डाइक्रोमेट में कन्वर्ट हो जाएगा। अब अगर सोडियम डाइक्रोमेट को KCl में डाल दोगे तो पोटेशियम डाइक्रोमेट में, जिसके ऑरेंज कलर का होता है ये। अब देखिए, क्रोमेट से डाइक्रोमेट इंटरकन्वर्टिबल होते हैं। मैंने आपको बताया कि अगर आप डाइक्रोमेट को ट्रीट करोगे विद बेस तो वो क्रोमेट में, और अगर आप क्रोमेट को ट्रीट कर दोगे, क्रोमेट आयन को ट्रीट कर दोगे विद एसिड तो वो डाइक्रोमेट आयन में। ये स्ट्रक्चर होता है बेटा Cr इस तरह से, और ये हमारा स्ट्रक्चर होता है डाइक्रो। प्रॉपर्टीज की बात करें, ऑरेंज रेड होता है क्रिस्टल, मॉडरेटली सोल्यूबल इन कोल्ड वाटर बट रेडिली सोल्यूबल इन हॉट वाटर। पानी गर्म कर देंगे तो बहुत ज़्यादा घुल जाएगा। एक्शन ऑफ हीट, अगर मैं इसको गर्म करूंगा भाई K2Cr2O7 को, तो ये कन्वर्ट हो जाएगा K2CrO4 क्रोमेट आयन में, Cr2O3 एंड O2 में। एक्शन ऑफ अल्कली, अगर मैं इसको किस में डाल दूं, बेस में डाल दूं, तो ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, अभी किया है हमने किस में भाई, अगर आपका डाइक्रोमेट आयन को अगर आप बेस में डालते हो तो वो किस में कन्वर्ट हो जाता है, क्रोमेट आयन में। और अगर क्रोमेट आयन को एसिड में डाल देते हो तो वो डाइक्रोमेट आयन में। यही रिएक्शन बार बार हो रही है और बार बार आई है, इसका मतलब समझ रहे हो बबलू, आने के चांसेस बनते हैं। इसके बाद है ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टीज। ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टी बताई थी मैंने आपको, Cr2O7 2 नेगेटिव है। अगर आप इसको एसिड में डालोगे H पॉजिटिव कितने लोगे, जितने ऑक्सीजन है,
उसके डबल हाइड्रोजन ले लो। और क्रोमियम किस में जाना चाहेगा, अपनी मनपसंद ऑक्सीडेशन स्टेट, 3 पॉजिटिव इसकी बहुत मनपसंद ऑक्सीडेशन स्टेट होती है, ठीक है, 7s2। और अगर मॉलिकुलर रिएक्शन लिखें इसकी तो ये हो जाएगा K2Cr2O7 4H2SO4, ये बन जाएगा K2SO4 Cr2SO4 थ्राइस 4H2 3O। आयनिक रिएक्शन को कर लेना, बाकी मॉलिकुलर कर लोगे तो और भी अच्छा है, ठीक है। अब ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टी देख लो, यहाँ पर और ज़्यादा नोट्स में और ज़्यादा चीज़ें ऐड की गई हैं, है ना। आई नेगेटिव को किस में कन्वर्ट कर देता है, I2 में, Fe2 पॉजिटिव को Fe3 पॉजिटिव में, H2S को S में, SO3 2 नेगेटिव को SO4 2 नेगेटिव में, SO2 होता तो SO4, मतलब सब SO4 में लेके जाते हैं, ये SO2 SO3 जो भी रहते हैं उनको SO4 में। X होता है, X नेगेटिव होता है, X2 SN2 पॉजिटिव से SN4 पॉजिटिव। और या तो आपको पता है कि अल्कोहल से एल्डिहाइड बनता है और एल्डिहाइड से इन द एंड अल्टीमेट प्रोडक्ट एसिटिक एसिड होता है। क्रोमिल क्लोराइड टेस्ट बड़ा फेमस है। दिस टेस्ट इज डन फॉर द आइडेंटिफिकेशन ऑफ क्लोराइड आयन। और क्लोराइड भी कौन से होते हैं, जो आयनिक क्लोराइड होते हैं, जो एस ब्लॉक की मेटल्स के साथ बने, सोडियम के साथ, पोटेशियम के साथ, ना कि डी ब्लॉक की मेटल के साथ। डी ब्लॉक की मेटल के साथ कोवेलेंट क्लोराइड बन जाएंगे, जैसे सिल्वर वगैरह के साथ, सिल्वर के साथ मरकरी के साथ कोऑर्डिनेट बॉन्ड सा बनता है, वो कोवेलेंट ही होता है एक तरह से। उनके आइडेंटिफिकेशन के लिए नहीं, ये क्लोराइड आयंस जो आयनिक बॉन्ड से जुड़े हों, जैसे कि NaCl KCl। तो यहाँ पर K2Cr2O7 है। K2Cr2O7 को जब आप विद एसिड ट्रीट करोगे किसी क्लोराइड आयन के साथ, तो वहां पर ये क्या कर लेते हैं, एक रेडिश ब्राउन वेपर्स बना देते हैं, किसके, क्रोमिल क्लोराइड के। KHSO4 बन जाता है 3H2। समझ रहे हो मेरी बात, कि अगर एक कंटेनर है उसमें पता लगाना है कि क्लोराइड आयन है कि नहीं, क्लोराइड आयन के प्रेजेंस को चेक करने के लिए क्या करो, पोटेशियम डाइक्रोमेट लो और विद एसिड डाल दो उसके अंदर, तो आप देखोगे कि वहां पर क्या बन जाएगा भैया, वहां पर क्रोमिल क्लोराइड बन जाएगा, CrO2Cl2 KHSO4 3H2, ठीक है। यूज कहां पर किया था, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, डिसइंफेक्टेंट के रूप में, वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस फॉर टैनिंग इन लेदर, इन क्रोमिल क्लोराइड टेस्ट में भी यूज होता है। नेक्स्ट हमारे पास पोटेशियम परमैंगनेट है। पोटेशियम परमैंगनेट की अगर मैं बात करता हूं भाई, तो किससे बनता है पोटेशियम परमैंगनेट आपका, देखिए बेटा, पोटेशियम परमैंगनेट किससे बनेगा, पोटेशियम परमैंगनेट आपका बनने वाला है पायरोलुसाइड से। पायरोलुसाइड क्या होता है, MnO2। MnO2 को ट्रीट कर दो KOH O2 के साथ, K2MnO4। फिर जो K2MnO4 है उसको Cl2 के साथ ट्रीट कर दो, या फिर बहुत बढ़िया रहता है ये जो परमैंगनेट मैग्नेट वगैरह है, इसको आप ट्रीट कर दो विद एसिड, तो KMnO4 बन जाएगा। क्लियर है। और एक्शन ऑफ हीट क्या होगा, KMnO4 जो है टूट जाएगा K2MnO4 में, MnO2 में। इसके बाद देख लीजिए, MnO4 नेगेटिव को अगर आपने डाला है किसके अंदर, एसिड के अंदर, तो Mn2 पॉजिटिव में जाएगा भाई। अगर आपने डाल दिया MnO4 नेगेटिव को न्यूट्रल मीडियम में, तो MnO2 में जाएगा भाई। और MnO4 नेगेटिव को अगर आपने डाल दिया बेसिक मीडियम में, तो जाएगा MnO4 2 नेगेटिव के अंदर। गिव मी जस्ट 1 मिनट, ठीक है, इस तरह से हो जाएगा। एसिडिक मीडियम में ज़्यादा फेमस रिएक्शंस होती हैं इसकी, बेटा सिर्फ 1 मिनट दीजिए मुझे। एसिडिक मीडियम में सबसे फेमस रिएक्शन होती है, बताई थी, MnO4 नेगेटिव है, 8H पॉजिटिव रहेगा, 5 इलेक्ट्रॉन्स कैसे गेन किया, तो ये क्या बन जाएगा, Mn2 पॉजिटिव। और न्यूट्रल मीडियम में अगर आप इसको करोगे, न्यूट्रल मीडियम में या फिर आप इसे बेसिक मीडियम में भी करोगे, तो रिएक्शन लगभग सेम सी रहती है, थोड़ा डिफरेंस आता है। MnO4 नेगेटिव है, 2H2, ये किस में कन्वर्ट होगा, MnO2 में। और अगर इसको ट्रीट करोगे आप लोग K2MnO, ये KMnO4 है, बेस के साथ ट्रीट किया तो ये आपका कन्वर्ट हो जाएगा K2MnO4 के अंदर। मेन बात है, रिएक्शन याद रख लीजिए। MnO4 नेगेटिव को एसिड में डालेंगे, Mn2 पॉजिटिव बनेगा। अगर आप इसे न्यूट्रल मीडियम में डालोगे, MnO2 बनेगा। और MnO4 नेगेटिव को अगर आप बेसिक मीडियम में डालोगे, तो बन जाएगा MnO4 2 नेगेटिव। ये कुछ वैसा ही है जो हमारा लास्ट था। कैसे सर, मैं आपको बताता हूँ। याद है जो डाइक्रोमेट आयन था, जैसे क्रोमेट आयन था, CrO4 2 नेगेटिव है ना। तो जब हम इसको एसिड के साथ ट्रीट करते थे तो एक इसमें कन्वर्ट हो जाता था Cr2O7 2 नेगेटिव में। फिर हम इसको बेस में ट्रीट करते थे तो वैसे ही क्रोमेट आयन मिल जाता था। ऐसे ये है, मैग्नेट आयन है, MnO4 2 नेगेटिव है। अगर आप इसे एसिड के साथ ट्रीट करोगे तो क्या हो जाएगा, MnO4 नेगेटिव। और अगर आप इसे ट्रीट करते हो विद बेस, परमैग्नेट आयन को बेस के साथ ट्रीट करोगे, तो MnO4 2 नेगेटिव में कन्वर्ट हो जाएगा, मैग्नेट आयन में कन्वर्ट हो जाएगा, परमैग्नेट से मैग्नेट में, ठीक है। अब ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टीज की बात करें, एसिडिक मीडियम में बहुत ज़्यादा रिएक्शंस होती हैं इसकी। ऑक्सीडाइजिंग एसिडिक मीडियम में क्या क्या कर सकता है भाई, ये Fe2 पॉजिटिव से Fe3 पॉजिटिव, H2S से S, ऑक्सैलिक एसिड से CO2, SO2 से, मैंने बोला ना सल्फर और ऑक्सीजन जब भी आ जाए तो SO4 बना देना है, H2SO4, I नेगेटिव से I2, S2 नेगेटिव से S, NO2 नेगेटिव से नाइट्राइट आयन से नाइट्रेट आयन, SO3 2 नेगेटिव से SO4 2 नेगेटिव।
इंपॉर्टेंट बेटा जी ये है, एक तो ये रिएक्शन बहुत याद रखिए, और ये किस में कन्वर्ट होते हैं भैया, एसिडिक मीडियम में किस में कन्वर्ट हो रहा है, बेसिक मीडियम में किस में कन्वर्ट हो रहा है, न्यूट्रल मीडियम में किस में कन्वर्ट हो रहा है, ये बहुत इंपॉर्टेंट बातें हैं, ठीक है ना। उसके बाद बेसिक और न्यूट्रल में क्या करेगा ये, MnSO4 को कन्वर्ट कर देता है, मैग्नस सोल्ट जो होता है MnSO4 उसको MnO2 में, Na2H2O3 को Na2SO4 में। इसके अलावा हमने किया था आई नेगेटिव अगर है तो आयोडेट में इसको कन्वर्ट कर देगा, थायोसल्फेट को सल्फेट में। इसके बाद है स्ट्रक्चर हम पहले भी कर चुके हैं, यूज़ किया जाता है ऑक्सीडेंट के रूप में, ब्लीचिंग में, वूल, कॉटन, सिल्क, डीकलराइजेशन ऑफ ऑयल, ये सब हो चुका है। चलो अब क्वेश्चंस लगाते हैं। MnO4 नेगेटिव है, 6H पॉजिटिव है, देखते हैं कितना आप लोगों को समझ में आया है, लेट्स सी, है ना। MnO4 नेगेटिव है, 6H पॉजिटिव है और NO2 नेगेटिव है तो पहली तो बात है MnO4 नेगेटिव ले लो। MnO4 नेगेटिव अगर एसिडिक मीडियम में लिया गया है तो पता आपको भी है कि ये किस में ही कन्वर्ट हुआ होगा, ये अपनी स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट में जाएगा, दैट इज Mn2 पॉजिटिव, और प्लस में क्या बन रहा होगा, जरूर से भी जरूर वाटर जरूर बना होगा, ठीक है। अब आपके पास है NO2 नेगेटिव नाइट्राइट आयन है, उससे क्या बनेगा, NO3 नेगेटिव नाइट्रेट आयन बनेगा भाई, ठीक है। अब ऑक्सीडेशन स्टेट का डिफरेंस देख लो, इधर क्या बन रहा है भाई, इधर अगर आप ध्यान दोगे NO2 नेगेटिव में यहाँ पर नाइट्रोजन की ऑक्सीडेशन स्टेट आएगी 3, यहाँ पर कितने हैं 5, ये 2 इलेक्ट्रॉन का 2 इलेक्ट्रॉन्स का सीन बनेगा, और यहाँ पर कितना होता है 5 इलेक्ट्रॉन्स का। बैलेंस कर लोगे, मल्टीप्लाई कर दोगे, किससे मल्टीप्लाई करोगे इसको आप मल्टीप्लाई कर देने वाले हो किससे, 5 से, इसको आप मल्टीप्लाई कर देने वाले हो 2 से, हो जाएगा कि नहीं, क्लियर है। आगे मूव करें, नेक्स्ट बात करते हैं। MnO4 2 नेगेटिव को H पॉजिटिव के साथ ट्रीट किया गया है। अब ये जरूर देख लेना, ये MnO4 नेगेटिव है, ये MnO4 2 नेगेटिव है। MnO4 2 नेगेटिव का मतलब क्या है, ये हमारे पास मैग्नेट आयन है, और मैग्नेट आयन को जब एसिडिक मीडियम में ट्रीट करते हैं तो हमारे पास क्या बन जाता है, पर मैग्नेट आयन बन जाता है, ये बन जाएगा MnO4 नेगेटिव, MnO4 नेगेटिव। इसके अलावा क्या बनेगा भाई, इसके अलावा आपका वाटर भी बनना चाहिए, है ना, क्या बन जाएगा, ये आपके पास बन जाएगा 8 टाइम्स। इसके अलावा एक आपका MnO2 बनता है और एक बन जाता है वाटर H2, क्लियर बेटा। उसके बाद नेक्स्ट है MnO4 नेगेटिव को 8H पॉजिटिव और 5 इलेक्ट्रॉन के साथ ट्रीट किया, तो बताओ क्या होगा, ये तो सबसे आसान रिएक्शन है मेरे हिसाब से। MnO4 नेगेटिव है, 8H पॉजिटिव है और 5 इलेक्ट्रॉन है, बताइए ये परमैग्नेट आयन है, एसिडिक मीडियम में किस में जाएगा, ये जाएगा Mn2 पॉजिटिव में, और प्लस में क्या बनेगा 4 टाइम्स ऑफ वाटर मॉलिक्यूल बन रहे होंगे। आगे मूव करें, अगला है क्वेश्चन राइट द बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन इन्वॉल्व इन द प्रिपरेशन ऑफ KMnO4 फ्रॉम पायरोलोसाइट। तो पायरोलोसाइट इज MnO2 को KOH O2 के साथ ट्रीट करोगे तो आपका मैग्नेट आयन बनेगा, ठीक है, और मैग्नेट आयन को फिर एसिड के साथ ट्रीट करोगे तो MnO4 नेगेटिव MnO2 बनेगा और वाटर बन जाएगा, क्या दिक्कत आ रही है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है व्हेन MnO2 नेगेटिव इज फ्यूज्ड विद KOH इन द प्रेजेंस ऑफ KNO3 एज एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट इट गिव्स अ डार्क ग्रीन। डार्क ग्रीन पता ना क्या होता है, डार्क ग्रीन आपके पास मैग्नेट आयन होता है, या पोटेशियम मैग्नेट बोल सकते हो, K2MnO4। फिर उस K2MnO4 को आप लोग एसिड के साथ ट्रीट करते हो तो क्या बनता है आपके पास, वहाँ पर वो डिस्प्रोपोर्शनेट करता है, तो यहाँ पर देखिए आपके पास बन जाएगा एक तो KMnO4 और एक बन जाता है MnO2, ठीक है ना। फिर जो KMnO4 है उसको ट्रीट किया गया है विद KI से क्या बनेगा, देखो KMnO4 है, I से क्या बनेगा भाई, और मीडियम है ऑक्सीडाइज टू कंपाउंड C, क्या बनेगा आयोडेट। अगर एसिडिक मीडियम होता तो I2 बनता, और अगर न्यूट्रल मीडियम है या फिर बेसिक मीडियम है तो KI से क्या बनेगा बेटा, आयोडेट बनेगा। याद रखिए ये बात बहुत जरूरी है। अब जैसे अगली देखो, अगर यही रिएक्शन एसिडिक मीडियम की प्रेजेंस में करवाई गई है, ये एसिडिक मीडियम है, एसिडिक मीडियम में किस में कन्वर्ट होगा, I2 में। कंफ्यूजन हो रही है, मैं बताता हूँ। अगर आपके पास I नेगेटिव है और मीडियम है एसिडिक तो वो कन्वर्ट हो जाएगा I2 में। अगर आपके पास I नेगेटिव है और मीडियम है आपके पास न्यूट्रल या फिर फेंटली बेसिक फेंटली अल्कलाइन है तो ये आपका कन्वर्ट हो जाता है आयोडेट में, IO3 नेगेटिव में। यही उन्होंने बोला है भाई, एन अल्कलाइन सॉल्यूशन ऑफ कंपाउंड बी ऑक्सीडाइज KI2 कंपाउंड C whereas एन एसिडिफाइड सॉल्यूशन, अगर एसिडिक है तो KI किस में कन्वर्ट होगा, I2 में।
और अगर आपके पास ये मीडियम है अल्कलाइन बेसिक अगर है तो ये आपका कन्वर्ट हो जाएगा आयोडेट में। अगला क्वेश्चन है प्रिपरेशन किसकी है भाई, प्रिपरेशन है डाइक्रोमेट की, पोटेशियम डाइक्रोमेट की। वही स्टेप है, फेरोक्रोमेट को NaOH के साथ ट्रीट करोगे O2 के साथ तो सोडियम क्रोमेट बनेगा, सोडियम क्रोमेट को एसिड के साथ ट्रीट करोगे तो सोडियम डाइक्रोमेट, और फिर सोडियम डाइक्रोमेट को KCl पोटेशियम डाइक्रोमेट, यही तो है। उसके बाद रिएक्शन है भाई। अच्छा MnO2 को जब KOH के साथ ट्रीट किया गया है बेसिक, अच्छा MnO2 है विद KOH है, O2 है, ये तो MnO2 इज पायरोलुसाइड, और पायरोलुसाइड को जब ट्रीट करोगे तो किस में कन्वर्ट हो जाता है K2 MnO4 और बाकी बचे हुए H2 2 टाइम्स ऑफ H2। Cr2O7 2 नेगेटिव है, 14H पॉजिटिव और 6 I नेगेटिव है। I नेगेटिव है एसिडिक मीडियम में तो किस में जाएगा I2 में। Cr2O7 2 नेगेटिव एसिडिक मीडियम में किस में जाता है बेटा जी, वो अपनी स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट देखता है, दैट इज Cr3 पॉजिटिव। बाकी वाटर के मॉलिक्यूल होते हैं, बैलेंसिंग होती है। अच्छा H2O3 2 नेगेटिव है, थायोसल्फेट है बेटा जी, कुछ भी आ जाए SO वाला कुछ भी हो तो उसको तो वो किस में कन्वर्ट होता है, इन द एंड वो सल्फेट में कन्वर्ट होता है। SN2 पॉजिटिव किस में कन्वर्ट होता है, SN4 पॉजिटिव में। देख लो मैंने आपको बोला ना SO2 SO3 H2O3 कुछ भी हो, सल्फर और ऑक्सीजन अगर है उसकी ऑक्सीडेशन होगी वो सल्फेट आयन में ही जाके स्टेबल होगा। हाँ S2 नेगेटिव में कंफ्यूज मत करना, ये S2 नेगेटिव है, ये S में कन्वर्ट होता है, ठीक है ना। तो ये सारी की सारी रिएक्शन है भाई। और बात करते हैं एफ ब्लॉक एलिमेंट्स की। एफ ब्लॉक एलिमेंट्स का दूसरा नाम क्या होता है, इनर ट्रांजिशन एलिमेंट बोलते हैं। क्यों बोलते हैं, पीरियोडिक टेबल आप सबने देखी है, कुछ इस तरह की पीरियोडिक टेबल है ना, इस तरह से है। और यहाँ पर देखिए इसे ये है हमारे पास डी ब्लॉक, और डी ब्लॉक का दूसरा नाम होता है ट्रांजिशन, और यहाँ पर कहीं होता है एफ ब्लॉक, है ना। इसको पीरियोडिक टेबल में जगह नहीं दी गई है, बट एक्चुअल में एटॉमिक नंबर तो इसका इधर रिलाई करता है, और इनका नाम होता है ट्रांजिशन, और ट्रांजिशन के अंदर है तो इन्हें क्या बोलेंगे हम लोग, इनर ट्रांजिशन एलिमेंट बोलेंगे। द एफ ब्लॉक कंसिस्ट ऑफ 2 सीरीज, लेंथेनॉइड सीरीज है 14 एलिमेंट्स होते हैं, उसके बाद एक्टिनॉइड सीरीज है उसमें 14 एलिमेंट्स हैं। लेंथेनम के बाद आता है तो इसका नाम लेंथेनॉइड पड़ गया, और ये सीरीज एक्टिनम के बाद स्टार्ट होती है तो इसका नाम पड़ गया एक्टिनॉइड सीरीज। द लेंथेनॉइड्स रिजेंबल वन अनदर मोर क्लोजली देन डू द मेंबर्स ऑफ ऑर्डिनरी ट्रांजिशन एलिमेंट्स इन एनी सीरीज। लेंथेनॉइड सीरीज के जो 14 एलिमेंट्स होते हैं वो एक दूसरे के साथ बहुत ज़्यादा रिजेंबल करते हैं, और इसका रीज़न क्या होता है, क्योंकि इनका साइज जो होता है बहुत स्मॉल चेंज होता है, लगभग बराबर सा साइज होता है, और बराबर सा साइज होता है तो उनकी प्रॉपर्टीज भी लगभग सिमिलर होती है। द केमिस्ट्री ऑफ द एक्टिनॉइड्स इज मच मोर कॉम्प्लिकेटेड। लेंथेनॉइड्स की को पढ़ना भी इजी है और उनकी प्रॉपर्टीज भी लगभग सिमिलर है, बट एक्टिनॉइड्स के बारे में ज़्यादा नहीं पढ़ा गया है। क्यों, इसका रीज़न क्या है भाई, इसका सबसे बड़ा रीज़न है रेडियो, और एक इसका दूसरा रीजन है कि इनकी हाफ लाइफ बहुत थोड़ी होती है, मतलब 3 मिनट में खत्म हो जाते हैं, 3 मिनट में 6 मिनट में। सोच के देखो ना, 3-6 मिनट में कोई खत्म ही हो गया तो उसको कैसे पढ़े, है ना। चलो तो सबसे पहले लेंथेनॉइड्स की बात करते हैं, और लेंथेनॉइड्स को याद करने की ट्रिक आप लोगों ने कमेंट सेक्शन में बता देना। पूरी पीरियोडिक टेबल को याद करने की एक ट्रिक बना रखी है, उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगा। तो क्या है भाई, सबसे पहले इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन की अगर मैं बात करूँ तो देखो इनका एटॉमिक नंबर 54 के बाद आता है, 54, 55, 56, है ना। 56 वालों को जब आप फिल करोगे तो क्या होगा, सबसे पहले आएगा 6s2, उसके बाद 5d में 1 होगा, वो ओकेशनली होगा, कभी 1 होगा कभी 0 होगा, और उसके बाद 4f में आप 1 to 14 फिल करते चले जाओगे, ठीक है। इट मे बी नोटेड दैट एटम्स ऑफ दीज एलिमेंट हैव इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन विद 6s2 कॉमन बट विद वेरिएबल ऑक्यूपेंसी ऑफ 4f11। द इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन ऑफ ऑल दी ट्राई पॉजिटिव आयंस, मतलब जो अच्छा लेंथेनॉइड्स की जो मोस्ट कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट होती है +3 होती है, और ये हमेशा कोशिश करते हैं कि हम +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में ही चले जाएं कुछ भी करके, ठीक है। और अगर +3 कर दिया तो एफ में सीरियल वाइज इलेक्ट्रॉन भरते हैं, 4f(n) दे रखा है ना, 1 2 3 4 इस तरह से इलेक्ट्रॉन चलते जाते हैं। अच्छा एटॉमिक एंड आयनिक साइज की बात करें तो लेंथेनम से लुटेटियम तक के एटॉमिक और आयनिक रेडियाई को ही हम लोग क्या बोलते हैं, लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन बोलते हैं। अब कॉन्ट्रैक्शन का मतलब होता है घटना। जो इनका आयनिक रेडियाई है +3 स्टेट में वो रैपिडली, मतलब एक रेगुलर ट्रेंड के साथ घटता है। मैं आपको इसका ट्रेंड भी दिखाता हूँ। अगर आप देखो लेंथेनॉइड्स के एटॉमिक रेडियाई को 187, 183, 182, 181, 181, 180, 199, अब देखो एकदम से क्या हो गया, बढ़ गया। बट अगर आप आयनिक रेडियाई को कंपेयर करते हो तो आयनिक रेडियाई जो है वो रेगुलरली डिक्रीज करता है, और डिक्रीज क्यों करता है, ड्यू टू द पुअर शील्डिंग इफेक्ट ऑफ 4f इलेक्ट्रॉन्स। और इसकी वजह से क्या होता है, इसकी वजह से 2-3 बातें हो जाती हैं भाई। क्या हो जाता है लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन की वजह से, जो आपकी 4d सीरीज है एंड 5d सीरीज है इनका साइज सिमिलर हो जाता है, पॉइंट नंबर 1, ठीक है। डिफिकल्ट टू सेपरेट लेंथेनॉइड्स, इनका साइज सिमिलर सा होता है तो इनको सेपरेट करना बहुत मुश्किल है, डिफिकल्ट टू सेपरेट
लेंथेनोइड्स। और अगली बात है, लेफ्ट राइट जाते हुए साइज घट रहा है, तो लेफ्ट राइट जाते हुए बेसिक स्ट्रेंथ ऑफ हाइड्रोक्साइड ऑल्सो डिक्रीजेस, इनकी बेसिक स्ट्रेंथ भी डिक्रीज कर जाती है भाई। क्लियर है? आगे मूव करें। ऑक्सीडेशन स्टेट की बात मैंने बता दी कि कौन सी ऑक्सीडेशन स्टेट सबसे ज़्यादा कॉमन होती है इनकी, +3 ऑक्सीडेशन स्टेट बहुत ज़्यादा कॉमन होती है, बट कई बार ये +2 और +4 ऑक्सीडेशन स्टेट भी शो करते हैं। बट अगर +2 +4 भी है, स्टिल ये कोशिश करते हैं कि हम +3 में ही जाएं। ठीक है, और जैसे कि सीरियम है, सीरियम की +4 ऑक्सीडेशन स्टेट ठीक ठाक होती है, बट स्टिल वो दोबारा कोशिश करता है कि मैं +3 में ही चला जाऊं। इसके अलावा PR, ND, TB, DY ये सब एलिमेंट्स भी हैं जो +4 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं। किस केस में भाई? मेटालिक ऑक्साइड की केसेस में। ठीक है, यहाँ पर ये आपको दे रखा है 4F सीरीज। लाठर के सीने पर नदियाँ प्रेम की समाई, यूं गदगद तब दिल हुआ, इंजीनियर तुम यहाँ बाहर ले आओ। बाकी आप लोग भी बता देना। आगे मूव करते हैं जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स। तो लेंथेनोइड जो होते हैं सिल्वरी वाइट कलर के होते हैं, सॉफ्ट मेटल्स होती हैं। टेंडिस रैपिडली का मतलब क्या है कि जो इनकी मेटालिक लस्टर है, जो इनकी चमक है वो एकदम से गायब होने लगती है जब हम इनको एयर में खुला छोड़ते हैं। मेल्टिंग पॉइंट की रेंज 1000 से 1200 केल्विन है, बट एक एलिमेंट है समरियम जिसका मेल्टिंग पॉइंट 1623 केल्विन है। ये कलर्ड होते हैं, और कलर्ड क्यों होते हैं? अनपेड इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, एफ में FF ट्रांजिशन होती है, जैसे DD ट्रांजिशन होती है वैसे FF ट्रांजिशन होती है। इनकी आयनाइजेशन एनर्जी कम होती है, इलेक्ट्रॉन निकालना ईजी है। 600 किलो जूल टू 1200 किलो जूल इनकी आयनाइजेशन एनर्जी आपको देखने को मिलने वाली है। रिएक्शन कराएं, अगर आप हैलोजन्स के साथ कराओगे तो ये अपनी +3 ऑक्सीडेशन स्टेट के अकॉर्डिंग मोस्टली रिएक्शन करते हैं। एलन +3, हैलोजन -1। बताइए, एलन पे +3 चार्ज है, हैलोजन पे -1 है, क्रिस क्रॉस हो जाएगा, क्या बन जाएगा? LnX3। वाटर के साथ तो उसका नेगेटिव पोर्शन LnOH3। कार्बन के साथ कार्बाइड बनाता है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ ये बनता है LnC2, इसके अलावा और भी सारे बन जाते हैं, Ln3C, Ln2C3, LnC2, ये सब भी बन जाते हैं। नाइट्रोजन के साथ रिएक्शन कराओगे, जो लेंथेनोइड्स होते हैं इन पे +3 है, नाइट्रोजन पे -3 है, तो ये आपस में जुड़ के क्रिस क्रॉस होके Ln बन जाता है। Ln2S3, Ln2O3। और जब ये एसिड के साथ रिएक्शन करते हैं, क्योंकि ये बहुत रिएक्टिव होते हैं और इनकी रिएक्टिविटी लगभग मान के चलो एल्यूमिनियम कैल्शियम के बीच की रहती है। ठीक है, तो रिएक्टिव हैं, तो एसिड की प्रेजेंस में हाइड्रोजन गैस लिबरेट करते हैं। अच्छा, आपको एक मिक्स्ड मेटल वर्ड सुनने को मिलेगा। मिक्स्ड मेटल जो है वो लेंथेनोइड्स के अलॉयज के लिए यूज़ किया जाता है, जिसमें 95% क्या होता है भैया? लेंथेनोइड्स की मेटल होती हैं, और 5% आपका आयरन होता है, और बहुत छोटे अमाउंट में आपको देखने को मिल सकता है सल्फर, कार्बन, कैल्शियम, एल्यूमिनियम, ये सब। क्लियर है? इसका यूज़ कहाँ पर किया जाता है भाई? बुलेट्स बनाने के लिए, बुलेट शेल बनाने के लिए, लाइटर फ्लिंट बनाने के लिए इसका यूज़ किया जाता है। आगे मूव करते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास एक्टिनोइड्स। ठीक है, ये हमारे पास एक्टिनोइड्स होते हैं, और एक्टिनोइड्स के बारे में पढ़ना थोड़ा सा मुश्किल है, मैंने आपको बताया है। रीजन क्या है इसका? द एक्टिनोइड्स आर रेडियोएक्टिव एलिमेंट्स। अच्छा, अगर मैं इधर बात करूं तो इधर सिर्फ एक एलिमेंट है जो रेडियोएक्टिव होता है, दैट इज PM, प्रोमिथियम। बाकी ये सभी एलिमेंट जो है लेंथेनोइड्स के वो सब नॉन रेडियोएक्टिव होते हैं। इधर सारे के सारे रेडियोएक्टिव होते हैं। ठीक है, लिखा गया है द एक्टिनोइड्स आर रेडियोएक्टिव एलिमेंट्स एंड द अर्लियर मेंबर्स हैव रिलेटिवली लॉन्ग हाफ लाइफ। जो स्टार्टिंग के मेंबर है उनकी हाफ लाइफ है, द हाफ लाइफ थोड़ी ज़्यादा होती है, मतलब वो थोड़े ज़्यादा टाइम तक जिंदा रह सकते हैं, मतलब ज़्यादा टाइम तक एग्जिस्ट कर सकते हैं। द लेटर वंस हैव हाफ लाइफ वैल्यूज रेंजिंग फ्रॉम अ डे टू 3 मिनट्स। 3 मिनट से एक दिन के अंदर का इनका हाफ लाइफ होता है। ठीक है, और 3 मिनट का हाफ लाइफ किसका है भाई? लोरेंशियम का। द लेटर मेंबर कुड बी प्रिपेयर्ड ओनली इन नैनोग्राम क्वांटिटीज, और बनते भी, मतलब देखो ये सारे ना सिंथेटिक है, मैनमेड भी हैं, और जब मैनमेड हैं तो बहुत कम अमाउंट में बन पाए हैं, नैनोग्राम क्वांटिटी में बन पाए हैं। ठीक है, दीज फैक्ट्स रेंडर देयर स्टडी मोर डिफिकल्ट। इन्हीं वजह से इनकी स्टडी जो है डिफिकल्ट होती है। अब इनकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन की अगर आप बात करते हो तो देखो यार क्या ही होगी, सब में 7s2 आने वाला है। D1 आप देख लो कहाँ कहाँ पर है, एक जगह पर D1 है, एक जगह पर D2 है। अच्छा, इसमें बहुत सारे हैं। ठीक है, उसमें थोड़े कम ही आपको एक्सेप्शनल केस मिलेंगे। यहाँ पर D1 है, यहाँ पर D1 है, इसके अलावा यहाँ पर D1 है, यहाँ पर D1 है। मैंने इसको याद रखा हुआ था, लालू सी गुंडा, लालू सी गुंडा। कुछ पॉलिटिकल कमेंट नहीं है, ये जस्ट एक ट्रिक है, प्लीज़ भाई मुझे बख्श देना। ठीक है, इनमें D में 1 होता है, बाकी सब में D में 1 नहीं होता, D में 0 के अकॉर्डिंग हम कन्फिग्रेशन करके चलते हैं। ठीक है, आगे मूव करें। All the lengthened actinoids are believed to have the electronic configuration of 7s2 and variable occupancy of 5f and 60। याद रखिए। आयनिक साइज की बात करें तो आयनिक साइज इनका भी डिक्रीज करता है, रेगुलरली डिक्रीज करता है, और इवन लेंथेनोइड से ज़्यादा डिक्रीज करता है।
There is a gradual decrease in the size of atoms or M3 positive ion across the series. This may be referred to as the actinide contraction, like lanthanide contraction. The contraction is however greater from element to element, है ना, एलिमेंट से एलिमेंट कम ज़्यादा हो सकता है और बहुत ज़्यादा ही है इवन लैंथेनोइड्स के कंपैरिजन में। और इसका रीज़न क्या है? पोवर शील्डिंग बाय 4f इलेक्ट्रॉन। 4f की पोवर होती है, 5f की और ज़्यादा पोवर होती है, मतलब इसका शील्डिंग इफेक्ट बहुत ख़राब होता है। ऑक्सीडेशन स्टेट की बात करें तो भाई ये +3 शो करते हैं, +4 शो करते हैं, +5 शो करते हैं, +6 शो करते हैं, +7 शो करते हैं। पूछा जाता है क्यों? 5f 6d एंड 7s लेवल आर ऑफ कंपेरेबल एनर्जी, इनकी एनर्जी लगभग कंपेरेबल होती है, दैट्स वाई। आगे मूव करें, और ये स्टार्टिंग वाले ही शो करते हैं, जैसे 3D सीरीज में था ना, मैग्नीज तक जाती है हाइयर ऑक्सीडेशन स्टेट, उसके बाद कम होती चली जाती है, और एंड वाले तो बिल्कुल भी हाइयर ऑक्सीडेशन स्टेट शो नहीं करते हैं। ठीक है, आगे मूव करते हैं। जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स, द एक्टिनोइड मेटल्स आर सिल्वरी इन अपीयरेंस बट डिस्प्ले अ वैरायटी ऑफ स्ट्रक्चर बहुत सारे हो सकते हैं इनके। द एक्टिनोइड्स आर हाईली रिएक्टिव मेटल स्पेशली व्हेन इन फाइनली डिवाइडेड फॉर्म। अगर मैं बात करता हूँ, द मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज ऑफ एक्टिनोइड्स आर मोर कम्प्लेक्स देन दोज ऑफ लैंथेनोइड्स। इनकी मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज को पढ़ना थोड़ा मुश्किल रहता है ना। अब अल्कलीज का इनके ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ता, खुद बेस है तो बेस के साथ रिएक्शन नहीं करेगा। ये किसके साथ रिएक्शन करते हैं? हाइड्रोक्लो एसिड्स वगैरह के साथ अच्छे से रिएक्शन ये कर जाते हैं। आगे मूव करते हैं, तो नेम अ मेंबर ऑफ लैंथेनोइड सीरीज विच इज वेल नोन टू एग्जिबिट +4 ऑक्सीडेशन स्टेट। सीरियम है। एक्टिनोइड कॉन्ट्रैक्शन इज ग्रेटर क्योंकि इसका शील्डिंग इफेक्ट ज़्यादा पुअर होता है 5f का। उसके बाद सम एप्लीकेशन ऑफ डी एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट बोला गया है, तो पढ़ लेना यार। आयरन एंड स्टील आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट कंस्ट्रक्शन मटेरियल, है ना। देयर प्रोडक्शन इज बेस्ड ऑन द रिडक्शन ऑफ आयरन ऑक्साइड, द रिमूवल ऑफ इम्प्योरिटीज। एक चैप्टर आता था 6 चैप्टर, अब वो सिलेबस से डिलीट हो चुका है। प्योरिफिकेशन एंड प्रोसेसेस जो होती हैं। उसके अलावा TiO का यूज़ किया जाता है कहाँ पर भाई? पिगमेंट इंडस्ट्री में। MnO2 का यूज़ किया जाता है, ड्राई बैटरी के जो सेल्स होते हैं उनके अंदर यूज़ किया जाता है। बहुत सारे यही हैं, है ना। सिल्वर यूके जो कॉइन्स होते हैं, यूके के जो कॉइन्स होते हैं उनके अंदर कॉपर आपको निकल देखने को मिलता है। यूके के जो कॉपर वाले कॉइन्स हैं उनके अंदर आपको कॉपर कोटेड स्टील देखने को मिलता है। V2O5 का यूज़ किया जाता है एज कैटलिस्ट इन द प्रोडक्शन ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड, हम पढ़ चुके हैं। TiCl4AlCH3 थ्राइस का यूज़ किया जाता है जिगलर नाटा कैटलिस्ट में, है ना। और जिगलर नाटा कैटलिस्ट कहाँ यूज होता है? पॉलीथीन को बनाने में, लिफाफे जो होते हैं, है ना, पन्नी बोलते हैं हमारे इधर कॉमन लैंग्वेज में। निकल का बहुत जगह यूज़ किया जाता है हाइड्रोजनेशन में, है ना। फोटोग्राफिक इंडस्ट्रीज जो है वहाँ पर यूज़ किया जाता है आपका AgBr का। इथाइन से इथेनॉल बनाने के लिए हम लोग यूज़ करते हैं PdCl2 का। तो बेटा जी यही है। तो यहाँ पर हमारा D&F ब्लॉक खत्म होता है। स्टिल मैं आपको रिकमेंड करूँगा आप खुद से भी पढ़ना और फील आएगी। और मैंने कोशिश की आपको हर एक पॉइंट बहुत अच्छे से कवर करवाने की, सो दैट कि आपको जितने भी क्वेश्चन बन सके आप इजीली कर पाओ। दैट्स ऑल इन दिस वीडियो। बहुत जल्द मिलते हैं, ख्याल रखिए। गॉड ब्लेस यू ऑल, प्लीज टेक केयर।